तो हम स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस से कि ग्लाइकोजेनेसिस होता क्या है। ठीक है जी, ग्लाइकोजेनेसिस ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का बेसिकली मतलब ये होता है कि अब ये ग्लाइकोजेनेसिस होती क्या है। ग्लाइकोजेनेसिस में हम ग्लूकोज स्टोर करते होते हैं आपकी ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक हो गया, लीवर के अंदर। अब होता इस तरह है कि फॉर एग्जांपल, अब ना आप इस तरह समझें कि आपने दो ब्रेड्स खाई, ठीक हो गया, दो ब्रेड्स खाई। उस दो ब्रेड के अंदर जो ग्लूकोज थी वो बहुत ज्यादा इनफ मिकदार में थी। जो इन ग्लूकोज थी वो बहुत ज्यादा इनफ मिकदार में थी। अब वो जो ग्लूकोज थी जो बहुत ज्यादा इनफ मिकदार में थी, उसमें से जितनी जरूरत थी बॉडी को उतनी उसने यूज कर ली, जिसको कहते हैं ग्लूकोज को यूज जिसमें की उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक हो गया। अब जो बाकी जो ग्लूकोज है, जो बाकी जो ग्लूकोज है जो बॉडी यूज नहीं कर सकता होता, अब उसको उसने क्या करना है, स्टोरेज फॉर्म में स्टोर कर लेना होता है। ठीक हो गया। तो वो जो स्टोरेज फॉर्म में बॉडी जो स्टोर करती होती है उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या कहते होते हैं, ग्लाइकोजन। तो सिंपल बात तो ये हुई कि ग्लाइकोजन भी किसकी फॉर्म किससे बन रही है, ग्लूकोज से बन रही है। ठीक है क्या, कि ग्लाइकोजन में भी क्या है कि ग्लूकोज के छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, वो छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, ग्लूकोज के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद क्या बना देते हैं, आपके ग्लाइकोजन बना देते हैं। मैंने क्या बात की कि देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया, आप सुबह नाश्ता करते हो ना, तो आप जो सुबह नाश्ता कर रहे होते हो उस वक्त आपने काफी ज्यादा खाना खा लिया, उसमें से आप ये कह लो कि ये आपने चलो दो ब्रेड्स खाई, उसमें से आपकी बॉडी में उस वक्त जो जरूरत थी वो हाफ ब्रेड की थी। ठीक हो गया। उस वक्त जो 1.5 ब्रेड है, जो इतनी ब्रेड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगी, वो आपकी बॉडी के अंदर जो लीवर होता है वो स्टोर कर लेता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक हो गया। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो फिर देखें, हमने सुबह 8 बजे खाना खाया, हमको 12 बजे तक 1 बजे तक भूख नहीं लगी, उसकी फिर उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि जो हमने 1.5 जो ये ब्रेड जो हमने स्टोर की होती है लीवर के अंदर, ये आस्ता आस्ता जो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, समझ आ रही है, ग्लाइकोजन की आस्ता आस्ता बॉडी की आपकी बॉडी के अंदर जाता है। और फिर हमारा बॉडी वो जो ये 1.5 की फॉर्म में जो ग्लाइकोजन स्टोर की होती है वो यूज करता है, और जब ये जिस फॉर्म में ये टूटता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जब ये टूटता है इसको कहते हैं आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो जब ये इसकी फॉर्मेशन होती है उस वक्त क्या होती है, आपकी ग्लाइकोजेनेसिस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ जी जनाब ग्लाइकोजेनेसिस जो होती है ये किस वक्त होती है, जब आपकी बॉडी के अंदर इनफ मिकदार में ग्लूकोज होती है तब होती है, या जिस वक्त आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम होती है तब होती है, शाबाश बताइएगा जी। हाँ जी, ग्लाइकोजेनेसिस किस फॉर्म में होती है, जब आपकी बॉडी के अंदर इनफ मिकदार में ग्लूकोज होती है तब होती है। क्यों, क्योंकि अब आपकी बॉडी के अंदर इनफ मिकदार में ग्लूकोज है तो तभी आपकी बॉडी स्टोर करेगी लीवर के अंदर। ठीक हो गया। तो इनफ मिकदार में ग्लूकोज, इनफ ग्लूकोज के ग्लूकोज जो होती है, ठीक हो गया, ये इनफ ग्लूकोज जो होती है, इसके जो मोनोमर होते हैं, क्या होते हैं, मोनोमर्स जो होते हैं, ये जनाब लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉर्म में। और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस कहते होते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते होते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल कि अब आपको, आपने जब खाना खाया था उस वक्त आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज था, लेकिन अब आपके बच गए, या आपने 8 बजे खाना खाया 8 AM पे, ठीक होगा, और अब 1 PM हो गया, चलो इस तरह समझ लें, ठीक है, 1 PM हो गया। अब आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो कम हो गया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज या बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो कम हो गया। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो गया तो ये जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर की होती है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज, जो कि जिसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ये ग्लाइकोजेनेसिस जो होती है अब, यानी कि जो ग्लूकोज को की स्टोरेज फॉर्म होती है अब ये टूटना शुरू हो जाती है। जब ये टूटती है तो ये ब्लड के अंदर क्या भेजती है, ग्लूकोज को भेजती है। जब ये ग्लूकोज को भेजेगी तो फिर आपके ब्लड के लेवल को मेंटेन करेगी। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन में टूट रही है, जब ग्लाइकोजन टूटेगी तो इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये तो एक तरह का एक छोटा सा ओवरव्यू था। ठीक हो गया। अब हम आते हैं जनाब इसकी मुकम्मल डिटेल की तरफ कि इसमें होता क्या है, ऐसी क्या चीजें होती हैं उसकी तरफ आ जाए। ठीक है, कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस में और इसमें सारा होगा क्या। देखो, ग्लाइकोजिनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं ग्लाइकोजिनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कहाँ से, ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा। देखें, ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है इनफ ग्लूकोज से। इधर से होता है इनफ ग्लूकोज से। अब आप ये समझें कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज है,
अब ये जो ग्लूकोज है, ये जनाब आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो हेक्सोकाइनेज होता है या ग्लूकोकाइनेज होता है, वो ग्लूकोज को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज करता होता है, ठीक होगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज कर देता है। अब आप लोगों ने ये समझना है, ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में चेंज होता है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में चेंज होता है। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट किस में होता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में होता है, ठीक हो गया। तो ये तो सारा प्रोसेस मैंने कौन सा बताया, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस बताया, ठीक हो गया। अब देखें ग्लाइकोलाइसिस भी हो रही है और बाकी आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के बावजूद भी खुराक बच गई है, बॉडी ग्लाइकोलाइसिस के बावजूद भी खुराक बच गई है, तो उस वक्त आपका ये ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या होता है, ये रास्ते एक और में जाता है, ये जो और रास्ते में जाता है उसमें क्या करता होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है ये जनाब आपका ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है, आपका ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जिस वक्त आपका ये ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज हो रहा है, यहां पर देखें कि ये ग्लूकोज 6 फास्फेट का मतलब क्या है कि ये कार्बन नंबर 6 के साथ आपका 3, 4, 5, 6, यानी कि कार्बन नंबर 6 के साथ ग्लूकोज लगा हुआ है, क्या फास्फेट लगा हुआ है, ठीक है। मतलब कि सॉरी, यहाँ पर क्या है आपका कार्बन नंबर 6 के साथ फास्फेट लगा हुआ है, लेकिन ग्लूकोज 1 फास्फेट का मतलब ये है कि कार्बन नंबर 1 के साथ फास्फेट लग गया, अब 6 के साथ रिमूव हो चुका है, इस वजह से इसका नाम क्या रखा, ग्लूकोज 1 फास्फेट। मैंने आप लोगों को एक बहुत ज्यादा डिटेल में ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, और जब मैं आपको इंजाइम का मैकेनिज्म पढ़ा रहा था उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया था कि जब आपका फास्फेट ग्रुप किसी एक कार्बन को छोड़कर किसी और कार्बन पर जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन, और यहाँ पर जो इंजाइम आएगा वो कौन सा होगा, म्यूटेज आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो इंजाइम है वो कौन सा है, फास्फोग्लूकोम्यूटेज। कौन सा इंजाइम आया, फास्फोग्लूकोम्यूटेज, देखें शाबाश, फास्फोग्लूकोम्यूटेज। और ये भी यूएस असेंबली के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लो तो वेल एंड गुड है। ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है ये किस में चेंज होता है, ये चेंज होता है यूडीपी ग्लूकोज में, यूरिडाइल फास्फेट ग्लूकोज, समझ आ रही है, ये यूडीपी ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ये यूडीपी ग्लूकोज होता है, ठीक होगा। कि ये किस में चेंज होता है, आपका यूडीपी ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है, इस यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है यूडीपी ग्लूकोज फास्फोराइलेज। क्या नाम होता है, यूडीपी ग्लूकोज फास्फोराइलेज। यहाँ पर जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा यूडीपी ग्लूकोज फास्फोराइलेज। यूडीपी ग्लूकोज फास्फोराइलेज जो होता है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट को यूडीपी ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देता है, ठीक होगा जी। अब यूडीपी ग्लूकोज क्या करता है, ये जो यूडीपी ग्लूकोज होता है ये जनाब आपकी जो स्टोरेज फॉर्म होती है उसके अंदर चेंज होता है, जिसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोजीन। क्या नाम होता है उसका, ग्लाइकोजीन। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोजिन सिंथेज एंजाइम। क्या नाम है, ग्लाइकोजिन सिंथेज एंजाइम। अब यहां से यही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है, कैसे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है, वो ये पूछते हैं कि हाँ जी जनाब, रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोजेनेसिस। तो रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोजेनेसिस कौन सा है, आप लोगों ने सिंपल सा कहना है कि ग्लाइकोजिन सिंथेज, ये आपका क्या है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ये आपका एमसीक्यूज है। अभी मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस होती क्यों है, मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुबह का नाश्ता माशाल्लाह पेट भरकर किया, ठीक हो गया। अब आप पेट भरकर नाश्ता करते हो, अब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज चलेगी, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या चलेगी, ग्लूकोज चलेगी। अब वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज होगी तकरीबन काफी ज्यादा, ठीक है। अब वो जो ग्लूकोज थी वो टूटना शुरू हो गई, तो एनर्जी की हमें चाहिए थी, और वो एनर्जी एटीपी होती है, ठीक होगा। और उसके प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब जैसे ग्लूकोज टूट रही है तो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो क्या रह रही है, एक तरह की ब्लड के अंदर कम रह रही है, ठीक है, ग्लूकोज टूट रही है तो एक तरह की सिंपल सी बात है। लेकिन आपकी फिर भी ग्लूकोज बहुत ज्यादा इनफ मिकदार में थी, आपकी बॉडी को जितनी एटीपी चाहिए थी उतनी तो उसने ले ली, ठीक हो गया। अब जो ज्यादा की जो एटीपी जो बाकी की जो ग्लूकोज है, समझ आ रही है, उसको वेस्ट करने की बजाय हमारी बॉडी ने ये कहा कि यार मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, ठीक होगा, मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, और फिर जब इसकी मेरी जरूरत हुई फिर मैं यही स्टोर की हुई ग्लूकोज को मैं इसको यूज कर लूंगा, ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, समझ आ रही है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस तो हो ही रही थी, तो इसके साथ साथ आपकी ग्लाइकोजेनेसिस भी होना शुरू हो गई। तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या हुआ कि वो जो ग्लूकोज है अब ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमने स्टोर करनी है, ठीक हो गया। अब देखें क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो इनफ मिकदार में, इस वजह से, ठीक हो गया जी। अब देखें ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हुआ, ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज हुआ। अब देखें 6 फास्फेट है, ये 1 फास्फेट है, और किसी चीज का पंगा नहीं बना, क्या है, सिर्फ और सिर्फ म्यूटेज इंजाइम आएगा, क्योंकि जहां पर भी फास्फेट ग्रुप
किसी और के साथ लगे, यहाँ पर अगर ग्लूकोज 2 फास्फेट होता, ग्लूकोज 3 फास्फेट होता, ग्लूकोज 4 फास्फेट होता, फिर भी आपका म्यूटेज एंजाइम ही आना था, ये मैंने बताया हुआ है। अब ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है ये यूडीपी ग्लूकोज में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ यूडीपी ग्लूकोज फास्फोराइलेज एंजाइम, और जो यूडीपी ग्लूकोज होता है वो किस में जाता है, ग्लाइकोजन में, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। ठीक हो गया। अब देखें, अब ये आपका क्या था, ग्लाइकोजेनेसिस। अब हमने देखना है कि ऐसी कौन सी चीज होती है जो कि ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती है, समझ आ रही है। ग्लाइकोजेनेसिस के स्टिमुलेटर कौन से होते हैं, अब हमने ये देखना है। तो जो ग्लाइकोजेनेसिस के जो स्टिमुलेटर होते हैं, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि वो इंसुलिन होता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो होगा वो ग्लाइकोजेनेसिस का स्टिमुलेटर होगा। इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस का स्टिमुलेटर होगा। कैसे यार इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस का स्टिमुलेटर होगा? भाई अब जब ग्लाइकोजेनेसिस होगी तो इसका मतलब ये है, ये फॉर एग्जांपल आपका ब्लड है, ये क्या आपका ब्लड है, ठीक होगा, और ये आपका लीवर है, ये क्या आपका लीवर है, ठीक है, और इधर से जनाब खुराक ने कहा जाना है, लीवर के अंदर जाना है, ठीक हो गया। खुराक ने कहा जाना है, इधर से इधर जाना है, ठीक हो गया। अब देखें इंसुलिन होता है, जिस बंदे का माइक ऑन है वो माइक अपना बंद कर ले, म्यूट कर ले अपना, ठीक है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम ये होता है कि जनाब ग्लूकोज के लेवल को कम करना, ग्लूकोज के लेवल को कम करना ब्लड के अंदर। तो अब सिंपल सी बात है, ठीक हो गया, कि जब ग्लाइकोजेनेसिस होती है तो क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस में भी तो यही होता है कि जनाब यहाँ पर जो ग्लूकोज होती है वो क्या होता है, ब्लड के अंदर से लीवर के अंदर स्टोर होती है, ठीक हो गया, स्टोर होती है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर कम करना। तो जितनी ब्लड के अंदर से ग्लूकोज लीवर के अंदर जाएगी उतनी ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम रह जाएगी, तो इंसुलिन का काम तो सेम हो गया। तो इस वजह से हमने कहना है कि इंसुलिन जो होती है वो इसको क्या करती होती है, आपका एक तरह का स्टिमुलेट करती होती है, ठीक हो गया। ये क्या करती होती है, आपका स्टिमुलेटर होती है। तो ये था जनाब मुकम्मल तौर पर ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। अब हम आते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ठीक हो गया। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ठीक है जी। अभी हम इसको सेव करते हैं और उसके बाद अभी हम आ जाते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस के ऊपर कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये वाला जो है ना, ये काफी ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है जी। ये समझने में भी आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये काफी ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा गौर करना है। और अभी हम आते हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ठीक है जी। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ये है, ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि भाईजान जो हमारी बॉडी के, अब ये ब्लड है ना, ये क्या ब्लड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ब्लड के अंदर अब ग्लूकोज क्या रहेगी, ये कम है, क्या है, कम है। और जो लीवर के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर हुई हुई थी, अब उसको हम चाहते हैं कि वो टूटे, वो क्या उसकी ब्रेक डाउन हो। तो जब वो ग्लाइकोजन टूटेगी तो वो किस में चेंज होगी, वो ग्लूकोज के अंदर चेंज होगी। जब वो ग्लूकोज के अंदर चेंज होगी तो ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा कहाँ आएगी, आपके ब्लड के अंदर आएगी। जब ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा आपके ब्लड के अंदर आएगी तो ग्लूकोज का लेवल आपके होगा ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा, ठीक होगा। जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो हम चाहते भी तो यही है कि हम ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर अब नॉर्मल करना चाहते हैं, ठीक होगा। इस वजह से आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है। तो मतलब के ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, समझ आ रही, ग्लाइकोजन सॉरी, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज नोन एज अ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजिन का ग्लूकोज में टूटना, किसमें टूटना, ग्लूकोज में टूटना, ये क्या होता है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, गुड होगा जी, ठीक होगा जी। अब हमने ये देखना है कि ये ग्लाइकोजिन सबसे पहले किस फॉर्म में स्टोर होती है लीवर के अंदर, समझ आ रही है, किस फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। अब मैं आप लोगों को इस तरह बताऊंगा कि जो ग्लाइकोजिन होती है ना, वो एक तरह की लीनियर फॉर्म में भी होती है और ब्रांच फॉर्म में भी होती है। मेरी बात को शाबाश, एक तरह का आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है। ये मैं ना समझाने के लिए कह रहा हूं और कोई चीज नहीं है, ठीक है। आप ये समझो कि ये आपका क्या ग्लाइकोजिन है, ये क्या आपका ग्लाइकोजिन है, ठीक होगा। आप ये समझिए ये आपका ग्लाइकोजन है। अब जैसे ये ग्लाइकोजन आया, अब जैसे ये ग्लाइकोजन आया, एक ये ग्लाइकोजन है, ठीक हो गया, एक ये ग्लाइकोजन है। अब ये देखें कि ये जनाब आपका ग्लाइकोजन है, और इस ग्लाइकोजन का आपने ये समझना है कि इस ग्लाइकोजन का आपके ये ग्लाइकोजन के साथ भी एक लिंक है। इस ग्लाइकोजन के साथ लिंक है, ये ग्लाइकोजन के साथ भी लिंक है। अब इसका ये भी ग्लाइकोजन है, ये भी क्या आपका ग्लाइकोजन है। जब ये भी ग्लाइकोजन है तो ये क्या बना, ये आपका एक तरह का लीनियर बना, एक लाइन है ना यार, सिंपल सी बात है, क्या एक लाइन है, तो ये आपका क्या लीनियर बॉन्ड बना, समझ आ रही है, लीनियर लिंकेज बना। ये ग्लाइकोजन और ये ग्लाइकोजन दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिल रहे हैं, लीनियर लिंकेज से, इसको कहते हैं आपका लीनियर लिंकेज। और ये ग्लाइकोजन आपका ऊपर भी एक लिंकेज बनाता होता है, समझ आ रही है। अब आप ये समझे कि ऊपर भी एक ग्लाइकोजन है, ऊपर भी एक ग्लाइकोजन है, समझ आ रही है। और इस लिंकेज को कहते हैं ब्रांच लिंकेज।
मेरी बात को ये बातें अभी अब आप लोगों को समझ आ जाएंगी तो बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि ये आपकी, ये फॉर एग्जांपल है, सिंपल सी बात है, आपका एक ये ग्लाइकोजिन था, ठीक हो गया, और एक ये ग्लाइकोजिन था, ठीक हो गया। ये ग्लाइकोजिन और ये ग्लाइकोजिन दोनों आप लोगों की एक लाइन से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इनको कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर। और ये ग्लाइकोजिन ऊपर आपका एक जुड़ा होता है ग्लाइकोजन के साथ, उसको कहते हैं ब्रांच। क्या कहते हैं? ब्रांच। समझ आ रही है? तो अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यू आए कि हाँ जी जनाब ग्लाइकोजन किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो आप क्या कहोगे? शाबाश बताएं जी। हाँ जी, ग्लाइकोजन किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? लीनियर में होते हैं या फिर ब्रांच चेन में स्टोर होते हैं? लीनियर चेन में स्टोर होते हैं या फिर ब्रांच चेन में स्टोर होते हैं? शाबाश बताएं जी। हाँ जी, वेरी गुड, दोनों में, ठीक हो गया। तो अब देखें यहां पर आप लोगों को जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों ने समझना है कि जब ये लीनियर फॉर्म में स्टोर होंगे, यानी कि ये ग्लाइकोजन और ये ग्लाइकोजन ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, जब ये बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं अल्फा 1,4 बॉन्ड। क्या कहते होते हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडीज बॉन्ड, अल्फा 1,4 बॉन्ड। और जब ये ग्लाइकोजन ब्रांच चेन के साथ मिलता होता है, इसको कहते हैं अल्फा 1,6। क्या कहते होते हैं? आपका अल्फा 1,6। तो आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब ये वाला जो ब्रांच वाला बॉन्ड है वो कौन सा? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक हो गया। और जो लिंकेज लीनियर वाला है वो कौन सा है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो लीनियर में क्या होता है? 1,4 होता है, ब्रांच में क्या होता है? 1,6 होता है, ठीक होगा जी। ये एक तरह की इसकी क्या होती है? स्टोरेज फॉर्म होती है, ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, इसकी हम डिवीजन देखते हैं, हम जी क्या ऐसा पंगा है ये वो देखें। अब देखना है आप लोगों ने, ठीक होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ जो बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं समझाने की फुल ट्राई करूंगा, ठीक हो गया, अल्लाह के हुक्म से। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। अब देखें आप लोगों ने ना एक बात समझनी है, अपने माइंड में रखनी है। अब आप लोग ये समझे कि एक है ये ग्लाइकोजन, एक है ये ग्लाइकोजन, ठीक होगा। इस तरह ग्लाइकोजन जो है वो मिले हुए, ये ग्लाइकोजन ये इस तरह का मिले हुए, ये ग्लाइकोजन जनाब के इस तरह मिले हुए हैं। अच्छा जी, ये इस तरह लंबा जो लाइनें ना लगी हुई है इस तरह की, ठीक है, इस तरह, ये इस तरह जी। चलो जी, ये इस तरह, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये वाला था ग्लाइकोजन का, एक तरह आप ये समझ 1 2 3 4, हाँ जी ये देखें, ये वाला। अब ये वाला इस तरह हुआ और ये जनाब इसने इस तरह बना दिया, और ये जनाब आपका इस तरह, इस तरह। अब मैं आपको ये सारा समझाता हूँ कि ये क्या रॉकेट साइंस है इसके अंदर भी, इंशाल्लाह अभी आपको समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। मुझे सबसे पहले ये बताना है, शाबाश, मुझे सबसे पहले आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें से लीनियर कौन सा है और आप लोगों का ब्रांच कौन सा है। शाबाश, ब्रांच कौन से है और लीनियर कौन लीनियर सा है। नीचे वाला, लीनियर सर नीचे वाला और ऊपर वाला ब्रांच होगा फिर। वेरी गुड। तो ये वाला जो है वो क्या है? आपका लीनियर है। ये वाला क्या है? आपका लीनियर है। तो ये लीनियर है, ठीक हो गया। और लीनियर का ये वाला जो एंड होता है इसको कहते होते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। क्या कहते होते हैं? आपका नॉन रिड्यूसिंग एंड, इसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक हो गया। और ये वाला जो एंड होता है इसको कहते होते हैं रिड्यूसिंग एंड। क्या कहते होते हैं? आपका रिड्यूसिंग एंड, ठीक है जी। उसके बाद ये वाला जो एंड होता है इसको कहते हैं ब्रांच एंड, सॉरी इसको कहते हैं आपकी ब्रांचिंग। एक तरह की ये वाला लीनियर था ना, तो ऊपर वाला क्या होगा? आपका ब्रांचिंग। क्या होगा? आपका ब्रांचिंग, ठीक है। अब शाबाश, एक बात अपने अपने माइंड में रखनी है, क्या? देखें ये वाला जो बांड इस बांड के साथ जो मिलता है, ये वाला और ये वाला जो आपस में जब मिलते होते हैं, तो यहां पर कौन सा होता है? शाबाश, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड होता है या अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बांड होता है? शाबाश बताइएगा जी।
अल्फा अल्फा वन वन सिक्स। सिक्स ग्लाइकोसिडिक बांड होता है, शाबाश, अल्फा वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक बांड होता है। लेकिन जब ये वाला सेंटर तो यही है ना, मेन सेंटर तो ये है ना, ठीक है ना। अब ये मेन सेंटर है, ये इसके साथ भी जोड़ रहा है और इसके साथ भी जोड़ रहा है, तो ये किस बांड से के साथ जुड़ेंगे, अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बांड के साथ, ठीक है। ये सारे एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ रहे हैं, लीनियर में जो भी होंगे वो कौन किस फॉर्म में जुड़ रहे होंगे, अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बांड में। समझ आ रही है। अब मेरी एक यहाँ पर आप लोगों ने जो मेन है वो बात आपने माइंड में रखनी है, वो क्या है भाई, ऐसा क्या माइंड में रखनी है। देखें, आप लोगों का यहाँ पर एक इंजाइम होता है, उस इंजाइम का नाम होता है ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज इंजाइम। क्या नाम होता है उसका, ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज इंजाइम, ठीक हो गया। अब ये ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज इंजाइम पंगा क्या डालता है, अब हम ये देखते हैं। देखें, जो ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज इंजाइम होता है ना, ये काम करता है, ये काम ये करता है कि जनाब आपके ये ग्लूकोज के यूनिट को ना, समझ आ रही है, ग्लूकोज के जो यूनिट होते हैं उसको तोड़ता है। ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम, आपने कहना है कौन सा एंजाइम है, ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम, ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम। ये जनाब तोड़ता है आपके क्या, आपके ग्लूकोज के सब यूनिट को तोड़ता है। उस वक्त तक तोड़ता है जब ये सेंटर वाला जो होता है ना ग्लाइकोजिन, इसके इधर भी फोर न रह जाए, इधर भी फोर न रह जाए और ऊपर भी फोर न रह जाए, तब तक ये तोड़ता रहता है, ठीक हो गया। तो अब देखें, फॉर एग्जांपल ये ग्लाइकोजन का सेंटर था, ठीक होगा, तो यहां पर एक ये है, दो ये है, तीन ये है, चार ये, तो ये इसको तोड़ेगा, ठीक होगा। एक ये है, दो ये है, तीन ये, चार ये इसको तोड़ेगा, ठीक हो गया। इसी तरह एक दो तीन चार, तो इधर ये नहीं तोड़ेगा, तो एंड पर क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास, जो आएगी फॉर्मेशन वो ये वाली आएगी, ये वाली, समझ आ रही है, ये वाली आएगी, ये वाली, ठीक है। तो ये किसने तोड़ा, शाबाश, ये कौन था जिसने तोड़ा, वो उसका नाम क्या था, ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम। तो आपने कहना है कि ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज जो एंजाइम होता है वो जनाब आप लोगों के ग्लूकोज के सब यूनिट को उस उतना तोड़ता रहता है जब तक जनाब आपके ग्लूकोज का, ग्लाइकोजिन का जो मेन है उसके, आपके राइट लेफ्ट ऊपर, यानी कि समझाने के लिए बता रहा हूं, जब तक आपके फोर सब यूनिट ना रह जाए, क्या रह जाए, जब तक फोर सब यूनिट ना रह जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सिर्फ एक नहीं है, यहाँ से इधर इतना भी होता, यहाँ पर कितने भी होते, यानी कि ये आपके सारे तोड़ता, ये भी तोड़ता, ये भी तोड़ता, और यहाँ पर ये भी होता तो इसको भी तोड़ता, ये होता तो इसको भी तोड़ता, ठीक है। यानी कि इसको भी तोड़ता, हर चीज को ये तोड़ देता, जब उतनी देर तक तोड़ता, उतना तोड़ता यहां तक जब तक चार ना रह जाता, ठीक है। अब ये जो चार है ये इतना इंपॉर्टेंट, इसमें क्या पॉइंट है भाई, ये चार जिसको हम ये देख रहे हैं, तो ये वो पॉइंट होता है जिसको कहते होते हैं लिमिट डेक्स्ट्री। क्या कहते होते हैं आपका, ये पॉइंट वो होता है जिसको हम क्या कहते होते हैं, लिमिट डेक्स्ट्री। ये पॉइंट को कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्री। लिमिट डेक्स्ट्री बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है, समझ आ रही है। इसमें से कैसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब, अल्फा ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जो एंजाइम होता है, समझ आ रही है, वो जनाब आपके ग्लूकोज के सब यूनिट को तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, समझ आ रही है, अनटिल फोर ग्लूकोज के यूनिट जो होते हैं वो रिमेन रह जाते हैं, यानी कि रह जाते हैं, ठीक हो गया। और उसको क्या कहते हैं, आपने कहना है कि भाई उसको हम कहते होते हैं लिमिट डेक्स्ट्रीन। क्या कहते होते हैं आपका, लिमिट डेक्स्ट्रीन कहते होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसको आप क्या कहते हो, लिमिट डेक्स्ट्रीन, ठीक है। अब देखें, हम लोगों ने ये देख लिया। अब इस ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज के बाद एक और एंजाइम है भाई, उसकी तरफ आ जाए, उसका नाम क्या है, ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज के बाद अब आपका और एंजाइम है, उन एंजाइम का नाम होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम। क्या नाम है, अब नंबर 2 पर हमने जो एंजाइम याद करना है वो कौन सा है आपका, डी ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब जी ये डी ब्रांचिंग एंजाइम में क्या पंगा है, तो आप लोगों ने ये कहना है कि जो ये डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है, समझ आ रही है, इस डी ब्रांचिंग एंजाइम का एक और नाम भी है। क्या नाम है इसका, इस डी ब्रांचिंग एंजाइम का नाम होता है फोर अल्फा डी ग्लूकोनो ट्रांसफीरेज। क्या नाम है इसका, फोर अल्फा डी ग्लूकोनो ट्रांसफीरेज, समझ आ रही है। अब देखिए करता क्या है, ये काम क्या करता है, डी ब्रांचीज एंजाइम जो होता है, जो फोर अल्फा ग्लूकोनो ट्रांसफीरेज जो एंजाइम होता है, इसका काम क्या होता है, तो भाईजान ये अपने माइंड में बैठा ले, ठीक हो गया। ये काम ये करता है कि, अब देखें, अब इस बात को आप लोगों ने मुझे बताना, शाबाश। अगर फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज का सब यूनिट है, एक ये ग्लूकोज का सब यूनिट है और एक ये ग्लूकोज का सब यूनिट है, ठीक हो गया, तो ये किस फॉर्म, किस बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, शाबाश, ये बॉन्ड इधर मुझे बता दें, ये बॉन्ड कौन सा है, हाँ जी, ये जिस बॉन्ड के साथ जुड़े उसका नाम बताएं जी,
वेरी गुड, शाबाश, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये करता क्या है, ये करता है कि ये सारे के सारे ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसके अलावा, पहले के अलावा, इस एक के अलावा, ये सारे के सारे जितने 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं ना, समझ आ रही है, ये ग्लूकोज के सब यूनिट जितने भी होते हैं, समझ आ रही है, एक के अलावा ये जितने भी होते हैं, इन सबको रिमूव करता है, इन सबको क्या करता है, ये रिमूव करता है, ये सबको रिमूव करता है, 1 2 3, यानी कि इन सबको रिमूव करता है, ठीक हो गया। अब इसने इसको रिमूव कर दिया, ठीक होगा, अब इसने इसको रिमूव कर दिया, उसके बाद क्या ये करता है, ये इसको इधर से रिमूव करता है, और ये इसको इधर से रिमूव करके ये जनाब आपके इनके साथ जोड़ देता है, ये इनके आगे जोड़ देता है, ठीक होगा, ये इनके आगे जोड़ देता है। तो ये 3 रिमूव हुए थे, आप इसी तरह समझ ले कि ये 3 इधर लग गए, ये 3, एक ये, एक मिनट जी, अब मैं बता देता हूँ जी। हाँ जी, आप इस तरह समझें कि ये जनाब 3 रिमूव हुए थे, अब ठीक है, अब ये 3 क्या हुए थे, रिमूव हुए थे, अब ये 3 ही आप लोगों के इधर लग गए, एक ये, 2 ये, 3 ये, तो ये 3 इधर लग गए, ठीक हो गया। रिमूव कहां से हुए थे, इधर से रिमूव हुए थे, और यहां पर क्या हो गए, ये अटैच हो गए। तो आपने कहना है कि जनाब जो आप लोगों का 1 अल्फा डी ब्रांचिंग एंजाइम जो होता है, जिसका नाम ये होता है 4 अल्फा डी ग्लूकोनोट्रांसफेरेज एंजाइम, 4 अल्फा ग्लूकोनोट्रांसफेरेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता होता है कि जनाब आपका 1 अल्फा यहां से क्या करता है कि आपके यानी कि आप लोगों के 1,4 ग्लाइकोसाइडिक जो बांड होता है उसको तोड़ता है, ठीक हो गया, 1 2 3 4 को यहाँ से जो ग्लूकोज के जो सब यूनिट होते हैं उसको तोड़ के ये जनाब आपके यहाँ पर दूसरी बिल्कुल साथ इसके अटैच करता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का साथ जोड़ देता है, यानी कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ये यहाँ पर लीनियर में लेकर आ जाता है, इधर लेकर आ जाता है, जिसके साथ ये क्या देता है, लीनियर रिलेशन पैदा कर देता है, ठीक होगा जी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये अब मेरे ख्याल में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ नहीं है वो बंदा पूछ सकता है। हाँ जी, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ नहीं है, शाबाश, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आई, कोई। देखिए यार, सिंपल सी बात है, इसमें जो इसने बताया हुआ है उसका ये मतलब ये है कि ना आप लोगों का एक तरह का उमर जमील, थोड़ा अब ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुननी है आपने, ये आप इस तरह समझे कि ये जनाब आप लोगों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, ये हो गया, उसके बाद जनाब ये 2, उसके बाद ये जनाब 3, ये 4, ये 5, ये 6, आपके समझे, 1 2 3 4, 1 2 3, और इसके बाद यहां पर भी एक लगा दें, आपका 4 हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर मतलब कि इसके ऊपर बिल्कुल क्या होता था आप लोगों का, एक तरह के ये एंजाइम होते थे, ब्रांचिंग सिस्टम, जी बिल्कुल, ये होता था, ठीक है जी। अब ये अल्फा 1,4 जो डी ब्रांचिंग एंजाइम जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, और सॉरी जो आपका डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है और उसका जो नाम होता है 4 अल्फा ग्लूकोनो ट्रांसफीरेज, क्या कहते हैं, 4 अल्फा ग्लूकोनो ट्रांसफीरेज, ठीक है। ये करता ये है कि ये इधर से इसको तोड़ता है, ये ग्लूकोज के सब यूनिट को तोड़ता है, ये पहले वाले को नहीं तोड़ता, इसको नहीं तोड़ता, और इसको इधर से तोड़कर ये इधर साथ इसके अटैच कर देता है, ठीक हो गया। अब यहां ये अटैच करेगा तो आप ये समझिए कि एक ये, 2 3 और ये 4, ये सारे के सारे आप सब यूनिट कहां आ गए, इधर आ गए, और इसको इसको क्या कहते हैं, डी ब्रांचिंग एंजाइम, और दूसरा इसका नाम क्या होता है, 4 अल्फा ग्लूकोनो ट्रांसफीरेज, क्या नाम होता है इसका, 4 अल्फा ग्लूकोनो ट्रांसफीरेज। अब कोई बच्चा जिसको समझ ना हो, शाबाश, इस एंजाइम का काम 4 अल्फा ग्लूकोनो ट्रांसफीरेज का 4 अल्फा, या फिर आपका डी ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांचिंग एंजाइम पहला जो कौन सा है वो उसको कहते हैं 4 अल्फा ग्लूकोनो ट्रांसफीरेज। अच्छा जी, अब ये क्या रह गया, अब सिर्फ ये रह गया ना एक, समझ आ रही है, यहां पर आपका एक और डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है,
उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज। क्यों? क्योंकि इसका जो लिंक होता है उसका नाम होता है 1,6 के साथ है। समझ आ रही है? यानी ये और ये किसके साथ रुके? 1,6 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज लगा होता है ना, तो 1,6 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम होगा उसका नाम होता है अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज। ये जो होता है ये इसको तोड़ देता है। ठीक होगा? जब ये टूट गया तो ये फ्री ग्लूकोज जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। ये फ्री ग्लूकोज क्या होगी? वो रिलीज हो जाएगी। ठीक हो गया? तो अब जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया, अगर आप माशाल्लाह थोड़े से भी समझदार हैं, अगर थोड़ा सा भी इधर सोचें कि ये जो हमारे पास अब जो स्ट्रक्चर बन गया, वो स्ट्रक्चर कुछ ये नहीं बना। ये देखें जी, अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया वो ये नहीं बन गया, अब ब्रांचिंग चेन में नहीं बन गया। शाबाश, ये ब्रांचिंग चेन में बन गया है। हाँ जी, कोई ऐसा जी स्टूडेंट सर। जिसको समझ नहीं है वो बंदा पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। तो आपका अब ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? आप लोगों का ब्रांचिंग चेन में स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक हो गया? अब यहां पर क्या होती है? यहां पर ये होता है कि यहां पर आपकी और फास्फोराइलेशन होती है। समझ आ रही है? यहां पर आपकी और फास्फोराइलेशन होती है, और ये जो फास्फोराइलेशन होती है ये इसको, यहां पर जो एंजाइम होगा उस एंजाइम को कहते थे ब्रांचिंग एंजाइम। जी जी, ये सॉरी, ये लीनियर है ना एक तरह का, सॉरी ये लीनियर है ना, बिल्कुल लीनियर बन गया। ठीक हो गया? ये आपका एक तरह का ये लीनियर है। समझ आ रही है? और यहां पर ये लीनियर है, और इस लीनियर को जो आपको ये तोड़ेगा, वो जो स्ट्रक्चर होता है यहां पर आपका इंजाइम आएगा। समझ आ रही है? यहां पर क्या आएगा? आपका इंजाइम आएगा। वो इंजाइम आप इसको तोड़ देगा, और वो इंजाइम का नाम क्या होता है? अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। क्या नाम होता है उसका? अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ये जो अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज इंजाइम होता है, जो अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज इंजाइम होता है, ये काम क्या करता है? ये काम ये करता है कि ये जनाब आपके मुकम्मल तौर पर मॉलिक्यूल को तोड़ता है, ये ब्रांचों को तोड़ता है। अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज जो इंजाइम होता है ये क्या करता है? आपके मुकम्मल तौर पर ये सॉरी लीनियर जो लगे होते हैं ये इसको तोड़ता है। लीनियर ब्रांचिंग नहीं, ये लीनियर को लगे होते हैं इसको तोड़ता है, और एंड पर बचाता क्या है? ग्लूकोज 1 फास्फेट। क्या बनाता है आपका? एंड पर बचाता क्या आपका? ग्लूकोज 1 फास्फेट। ये बचाता है आपका ग्लूकोज 1 फास्फेट। ठीक हो गया? अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि ग्लूकोज 1 फास्फेट जो था ये जनाब आपका इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता था जिसमें ये चेंज होता था, उसका नाम क्या था? जिसमें मैंने बताया था कि म्यूटेज है एंजाइम, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होता है। समझ आ रही है? और यहां पर जो एंजाइम था उसका नाम क्या? फास्फोग्लूको आइसोमरेज, सॉरी फास्फोग्लूकोम्यूटेज। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होगा ये कहां जाएगा? ये जनाब आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होगा इसको तोड़ेगा ग्लूकोज 6 फास्फाटेज। कौन तोड़ेगा? ग्लूकोज 6 फास्फाटेज, जिसके नतीजे में ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए था? ग्लूकोज। हमको क्या चाहिए था? आपका ग्लूकोज चाहिए था। अब कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आई वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आई, दोबारा गौर कीजिए। देखें, मैंने कहा कि अब आप लोगों का ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है, ये वाला एक रह गया था, ये वाला पॉइंट। ठीक होगा? इसको आपका एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डी ब्रांचिंग, क्योंकि ये ब्रांच में स्ट्रक्चर है। तो यहां पर जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा डी ब्रांचिंग एंजाइम 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम डी ब्रांचिंग। ठीक होगा? जिसने जनाब इसको तोड़ दिया, जब ये टूट गया ये बचा ही नहीं, ये यहाँ पर कख भी नहीं बचा। ठीक होगा? तो अब जो रह गया वो सिर्फ ये रह गया एक लीनियर स्ट्रक्चर। क्या रहेगा? एक लीनियर स्ट्रक्चर। तो इस लीनियर स्ट्रक्चर को जो तोड़ता होता है उसका नाम क्या होता है? अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। क्या नाम होता है? अब क्योंकि ये आपस में क्या लगे होते हैं? ग्लूकोसाइड 1,4 के साथ आपस में जुड़े होते हैं ना, तो यहां पर जो एंजाइम होगा उसका नाम क्या होगा? अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। और अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो होगा ये इतना तोड़ेगा लीनियर स्ट्रक्चर को, ग्लूकोज के सब यूनिट को, कि एंड पर जो ग्लूकोज 1 फास्फेट बन जाएगा। और ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होगा ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होगा, और ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होगा ये ग्लूकोज में चेंज होगा। तो ग्लूकोज हमें चाहिए थी। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये मसल के अंदर ये वाला प्रोसेस हो सकता है ग्लूकोज 6 फास्फेट का? ग्लूकोज 6 फास्फेट से जनाब आपका ग्लूकोज के अंदर अगर ग्लूकोज 6 फास्फाटेज एंजाइम होगा तो नहीं, ग्लूकोज 6 नहीं होगा। फास्फाटेज नहीं होता। इसकी जगह पर वहां पर एक और एंजाइम होता है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि हाँ जी जनाब कौन सा एंजाइम होता है। ठीक है? तो ये था सारे का सारा आपका कौन सा
शाबाश। ये था सारे का सारा आपका, ये था जनाब आपका सारे का सारा अभी हमने डिस्कस किया ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। किसको डिस्कस किया? आपके ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। तो ये आपका क्लियर हो गया ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब हमने एक और पॉइंट क्लियर करना है भाईजान, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया। अब ये और जिसमें से एमसीक्यूज आते हैं और बच्चे जो होते हैं वो मतलब कि छोड़ देते हैं कि कोई नहीं यार ग्लाइकोजिनेसिस तो कर लिया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कर लिया। अब हमने जो पॉइंट डिस्कस करना है ना, वो हमने ये डिस्कस करना है ग्लाइकोजिन की रेगुलेशन बाय इंसुलिन और उसके बाद ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लाइकोजिन रेगुलेशन, ग्लाइकोजिन रेगुलेशन बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में अब बैठा ली, ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी मैं बताने लगा, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ये कैसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से आते हैं? ये फॉर एग्जांपल आपका सेल है, ये सेल शरीफ है जनाब। ठीक हो गया जी। अब देखें होता ये है कि आप लोगों का ये सेल फॉर एग्जांपल लीवर के अंदर है, ये सेल का है आपका लीवर के अंदर है। ठीक हो गया। ग्लूकागॉन आता है, क्या आता है? ग्लूकागॉन आता है। जैसे ये ग्लूकागॉन आया, ठीक है, ग्लूकागॉन आया, ग्लूकागॉन लगा यहाँ पर ग्लूकागॉन रिसेप्टर के साथ। यहाँ पर सेल के ऊपर क्या होता है? इसके रिसेप्टर होते हैं। जैसे ये रिसेप्टर के साथ लगेगा, जहां से जो जीटीपी होगी वो किसमें चेंज होगी? जीडीपी में। किसमें चेंज हो जाएगी? आपकी जीडीपी में। जिसके नतीजे में आपका एडिनल साइक्लेज जो होगा वो एक्टिव होगा। क्या स्टिमुलेट होगा? एडिनल साइक्लेज। अब ये जो एडिनल साइक्लेज होगा वो जनाब आपका एटीपी को सीएएमपी में चेंज कर देता होता है। इसमें चेंज करता है आपका सीएएमपी में चेंज करता है। और ये सीएएमपी जो होता है ये जनाब आपके प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करता है। किसको? प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करता है। ठीक होगा। अब जैसे प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हुआ, ठीक हो गया, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हुआ, इसके नतीजे में आपका ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव होता है। कौन सा एंजाइम एक्टिव होता है? ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम। अब ये जो ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम होता है वो जनाब ग्लाइकोजिन को तोड़ता है और ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देता है, जिसके नतीजे में आपका ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाता है। दोबारा सुनिए कि आपका जो सेल है ना लीवर का, क्योंकि ये मैकेनिज्म कहाँ होता है भाईजान? लीवर के अंदर ही तो होता है। तो इसमें क्या होगा कि ग्लूकागॉन आएगा, वो सेल की सरफेस पर आया, जैसे ग्लूकागॉन सेल की सरफेस के ऊपर लगा, ठीक हो गया, उसके नतीजे में जो जीटीपी थी वो जीडीपी में चेंज हुई। जैसे जीटीपी जीडीपी में चेंज होती है तो उसने जनाब एडिनल साइक्लेज मैकेनिज्म को एक्टिव किया। एडिनल साइक्लेज मैकेनिज्म जो होता है उसने एटीपी को सीएमपी में चेंज किया, और सीएमपी जो होता है वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करता है। जैसे प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव किया तो उसके नतीजे में जनाब आपका ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जो एंजाइम है वो एक्टिव हुआ। ठीक हो गया। और ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम जैसे एक्टिव और उसके बाद में क्या बना? आपका ग्लूकोज ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, एडिनल साइक्लेज मैकेनिज्म सेम टू सेम ये मैकेनिज्म था, ठीक हो गया, ये हम पीछे पढ़ कर आए हैं किसी जगह पर? सोचें, एंडोक्रिन। क्रिएट करता था ये वाला मैकेनिज्म जो थोड़ी देर पीछे हम पढ़ के आए थे? शाबाश फारिया, आपने मुझसे क्वेश्चन भी ये किया था। वो एंडोक्राइनोलॉजी में तो हमने पढ़ा ना, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है। वेरी गुड। ये पढ़ा था हमने फास्टिंग स्टेट के अंदर। किसके अंदर पढ़ा था? फास्टिंग स्टेट के अंदर। लेकिन उस वक्त हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, समझ आ रही है? उसमें हमने ये पढ़ा था कि ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन जो होता है वो जनाब आपके सीएमपी को स्टिमुलेट करता है, सीएमपी जो होता है वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करता होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? आपकी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता होता है। लेकिन वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू भी ये मैकेनिज्म ही चलता होता है, यही होता है। लेकिन ग्लूकागॉन के थ्रू भी यही मैकेनिज्म चलता है, क्योंकि ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाना, चाहे वो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो चाहे वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो। अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी तो ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम होगा जो तोड़ रहा होगा ग्लाइकोजिन को, उसको स्टिमुलेट करेगा, समझ आ रही है? और अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी तो फिर भाई आपकी न्यू ग्लूकोज दूसरे तरीके से बनाएगा जो नाम कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है। ठीक होगा जी। अब देखें, शाबाश, अब इस बात को आप लोगों ने ये ग्लूकागॉन को इस तरह आपने स्टिमुलेट करवा लिया, ठीक हो गया। अब हम दूसरे और पॉइंट की तरफ आते हैं, जो आपकी एपिनेफ्रिन होती है ना, क्या होती है आपकी? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो होती है
इसके लीवर के ऊपर आपके रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर्स को कहते हैं बीटा रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं? बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स भी होते हैं, लेकिन बीटा रिसेप्टर्स की मैं पहले बात करूंगा। जो लीवर के ऊपर बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, आपके एपिनेफ्रिन के कौन से रिसेप्टर है, यहाँ पर आप ये समझे कि ये बीटा रिसेप्टर्स है। ये आपके कौन से रिसेप्टर है? बीटा रिसेप्टर है। और ये कौन सी आपकी? एपिनेफ्रिन। ये कौन सी आपकी? एपिनेफ्रिन। अब जैसे एपिनेफ्रिन जो हुई, यहाँ पर बीटा रिसेप्टर को मैसेज दिया, और बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एडिनल साइक्लेज को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक होगा। तो एडिनल साइक्लेज स्टिमुलेट हुआ, तो इसके नतीजे में एटीपी सीएमपी में चेंज हुई। जब सीएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव किया, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को एक्टिव किया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। तो भाई मतलब क्या है इसका? सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपका ग्लूकागॉन होता है, सॉरी, जो आपका एक तरह का एपिनेफ्रिन होती है, वो भी जनाब आपके ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर ज्यादा करती है। वो भी आपके ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करती है, एपिनेफ्रिन भी, जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक होगा। अब इसी के साथ हमने एक और चीज देखनी है। ठीक है जी, ग्लूकागॉन की तरह अब यहां पर अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? आपके अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं एपिनेफ्रिन के लीवर के ऊपर। यहां पर भी एपिनेफ्रिन अल्फा रिसेप्टर्स पर भी एक्ट करती है, और आपके बीटा रिसेप्टर पर भी एक्ट करती होती है। ये बीटा रिसेप्टर पर क्या करती होती है कि ये जनाब एपिनेफ्रिन अल्फा रिसेप्टर पर लगी, जैसे अल्फा रिसेप्टर पर लगती है, ये जनाब सेल के अंदर गई, जैसे सेल के अंदर जाती है, तो उसके बाद जनाब ये आपके सेल के अंदर होता है, आपको पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पास जाती है। सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? कैल्शियम स्टोरेज, कैल्शियम का हाउस कहते होते हैं। ठीक है। यहां से कैल्शियम को क्या करती है? रिलीज करती है। जब कैल्शियम बाहर निकलेगा, क्या होता है? कैल्शियम बाहर निकलेगा। कैल्शियम को क्या करता था? मसल्स की कंट्रैक्शन करवाता होता है। अब मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है कि नहीं होती? ठीक हो गया। तो हमें एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जरूरत होगी कि नहीं होगी? ठीक हो गया। तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होगा वो क्या करता होता है? ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा करता है। ठीक होगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक होगा जी। अब दोबारा हम ये देख लेते हैं। ठीक है। शाबाश, आप लोगों ने गौर करना है कि जो आपका ये कैल्शियम जो होता है वो क्या करता होता है? कैल्शियम डायरेक्ट आपके ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को, एंजाइम को स्टिमुलेट कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ एपिनेफ्रिन। तो रिजल्ट क्या निकल रहा है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस कौन कौन करवा रहा है? रिजल्ट ये निकल रहा है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होता है वो एपिनेफ्रिन करवा रही है। रिजल्ट ये निकल रहा है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होता है वो ग्लूकागॉन करवा रहा है। रिजल्ट ये निकल रहा है कि अगर वो अल्फा रिसेप्टर है तो अल्फा रिसेप्टर पर ये कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। और कैल्शियम जितना ज्यादा होगा, ये जनाब आपके ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज के लेवल को बढ़ाएगा, और ये कहेगा कि भाई तेरी मेहरबानी, मसल को कंट्रैक्शन के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, और तू ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम ज्यादा काम कर, जिसके नतीजे में ग्लूकोज ज्यादा आएगी। ठीक होगा। अब ग्लूकोज ज्यादा आएगी तो ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा टूटेगी, एटीपी में चेंज होगी, ग्लाइकोलाइसिस में प्रोसेस में जाएगी, और मुझे एनर्जी मिलेगी, और फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। समझ आ रही है? कैल्शियम फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो इस वजह से कैल्शियम भी ये काम करता है। अब भाई जान, ये सारा हो गया। और बीटा रिसेप्टर पर क्या होता है? ये डायरेक्टली आपके एडिनल साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है। ठीक हो गया। और एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन क्या करता है उसको तो मैकेनिज्म में फुल डिटेल में बता चुका हूं। ये था आपका एक तरह का कि किस तरह ग्लूकागॉन आपके ब्लड के अंदर लेवल को बढ़ाता है। ये सारा हमने सेलुलर लेवल पर देख लिया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाईजान आपका जो एपिनेफ्रिन, जो इंसुलिन होता है वो क्या काम करता है? इंसुलिन क्या होता है, वो क्या काम करता है? आप लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छे से पता है कि जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है? आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ब्लड के लेवल के ग्लूकोज को कम करता है। तो सिंपल सी बात है, ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम को तो इनहिबिट ही करेगा ना इंसुलिन। तो इंसुलिन कैसे करता होता है? ठीक होगा। अब हम इसको देख लेते हैं। जो इंसुलिन है वो जनाब यहाँ पर जो रिसेप्टर होता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर होते हैं आपके? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। ठीक है। ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के थ्रू आपके सेल के अंदर आता है। जैसे ये सेल के अंदर आया, तो यहां पर आपका एंजाइम होता है जिसको कहते हैं प्रोटीन फास्फाटेज। प्रोटीन फास्फाटेज, ये प्रोटीन फास्फाटेज जो एंजाइम होता है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक हो गया। और प्रोटीन फास्फाटेज जो एंजाइम होता है ये क्या काम करता होता है? प्रोटीन जो फास्फाटेज एंजाइम होता है, ये जनाब आपका ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम को इनहिबिट करता होता है। ठीक हो गया। और प्रोटीन फास्फाटेज एंजाइम जो होता है, ये जनाब आपके ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। तो जब आपका ग्लाइकोजन स्टिमुलेट एंजाइम जो होगा, वो सिंथेज एंजाइम जो होगा वो स्टिमुलेट होगा, तो सिंपल सी बात है कि आपकी ग्लूकोज से क्या बनेगी? आपकी ग्लाइकोजन बनेगी।
क्या बनेगी आपकी, ग्लाइकोजन बनेगी। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया। तो इस तरह इंसुलिन जो होता है वो जनाब आपके ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर कम करता है। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर चेंज हो जाएगा तो भाई ग्लूकोज का लेवल तो ब्लड के अंदर कम हो गया, क्योंकि ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ रहा है। ठीक हो गया, लीवर के अंदर, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर कम हो गया। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ नहीं आए कि ये क्या रॉकेट साइंस चल रही है, तो वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश। कोई ऐसा स्टूडेंट भाई ये जिसको प्रोटीन फॉस्फेटेस वाला थोड़ा सा क्या रिपीट कर होती दे। है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेशन किस तरह ये करती है, और इसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन का रोल है कैसे होता है। शाबाश। एनीवन? अच्छा जी, अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते होते हैं। ठीक हो गया। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि समटाइम ना आप लोगों का जो ग्लाइकोजन होता है ना, उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती, या अगर होती है तो अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, टोटल मुकम्मल तौर पर मेटाबॉलिज्म नहीं होती। ठीक हो गया। जब उसकी टोटल मुकम्मल तौर पर मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो वो कहाँ कामोलेट होगा, वो सेल के अंदर ही ग्लाइकोजन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। और ग्लाइकोजन होती कहाँ है, लीवर के अंदर होती है। तो ये सबसे जो मेन मसला जो पैदा करेगा वो कहाँ करेगा, लीवर के अंदर करेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद जहां पर ग्लाइकोजन का रिलेट तल्लक होगा वहां पर ये पैदा करेगा प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होती है, ग्लाइकोजिन जो लाइसिस जो होती है वो मेन तो लीवर के अंदर हो रही है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ पार्ट्स होते हैं जहां पर ये हो रही होती है। ठीक है। तो यानी कि जो ग्लाइकोजिन होती है वो मुकम्मल तौर पर टूटती नहीं है, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोजन होती है वो सेल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। और वही वाली जो सेल के अंदर जो डिपॉजिट होती है तो वो जनाब सेल के अंदर मेनली प्रॉब्लम काज करती है। तो अब आप लोगों को पता है कि ये जनाब जो ग्लाइकोजन है वो कई तरह के सेल्स के अंदर डिपॉजिट होती है। फॉर एग्जांपल लीवर के सेल के अंदर डिपॉजिट होती है, मसल के सेल के अंदर डिपॉजिट होती है। अब फॉर एग्जांपल जब लीवर वाले इंजाइम काम नहीं करेंगे तो लीवर का मसला पर बनेगा, जब मसल वाले काम नहीं करेंगे तो मसल का मसला बनेगा। ठीक होगा। तो अब हम ये देखेंगे। ठीक हो गया जी। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जनाब आपका सबसे पहले जो ये जो ग्लाइकोजन जो है मतलब कि इसके रिलेटेड जो डिजीजेस थी वो आइडेंटिफाई किसने की, उसका पता होना चाहिए। तो उसका जिसने ये आइडेंटिफाई की थी उसका नाम आता है जनाब सचिफ स्टेन्स। नाम क्या उसका, सचिफ स्टेन्स। ये जो बंदा था इसने जनाब ग्लाइकोजन की स्टोरेज के ऊपर रिसर्च की और इसने देखा यार ग्लाइकोजन जो है वो तो डिपॉजिट हो रही है और ये पंगे काज करवा रही है। तो अब हम सबसे पहले जो डिजीज डिस्कस करेंगे वो है वोन गिरकी डिजीज। क्या डिजीज का नाम है, वोन गिरकी डिजीज। शाबाश, वोन गिरकी डिजीज। मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यू तो लाजमी आते हैं। ये वोन गिरकी डिजीज क्या होती है, देखें। वोन गिरकी डिजीज जो है इसमें ग्लूकोज 6 फास्फाटेज एंजाइम की कमी हो जाती है। किस एंजाइम की कमी हो जाती है, ग्लूकोज 6 फास्फाटेज, ग्लूकोज 6 फास्फाटेज एंजाइम की कमी हो जाती है। अब माशाल्लाह आप सब बहुत ज्यादा समझदार हो। ठीक होगा। जब ग्लूकोज 6 फास्फाटेज एंजाइम की कमी हो जाएगी तो आपका जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होगा वो ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया। तो जब वो ग्लूकोज के अंदर चेंज नहीं होगा तो ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होगा वो अकामुलेट हो जाएगा। क्या होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होगा वो अकामुलेट हो जाएगा। तो इसके नतीजे में इस तरह ये सारा पंगा बनना शुरू हो जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि जनाब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जब अकामुलेट होता है तो क्या होता है। अच्छा जी, तो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज जो एंजाइम होगा वो क्या होगा, नॉर्मली ये काम क्या करता होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट को ये चेंज करता होता है ग्लूकोज को। ये किस में चेंज करता है आपका, ग्लूकोज में चेंज करता है। अब आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हो, आप लोगों को एक बात का तो पता होना चाहिए, वो ये बात का पता होना चाहिए कि ग्लूकोज 6 फास्फेट किस किस प्रोसेस में बनता होता है। ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने ये बताया था कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जो बनता होता है वो जनाब ग्लूकोज 1 फास्फेट से आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता होता है। ठीक हो गया। ये बात तो मैंने आपके माइंड में डाल दी। तो ग्लूकोज 1 फास्फेट कहां से आ रहा था, आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस में से आ रहा था। आपका कहां से आ रहा था, आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस से आ रहा था।
दूसरा जो पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो था, ये जनाब आपका ग्लूकोनियोजेंसिस में भी बनता होता था। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो जब हमने ग्लूकोनियोजेंसिस पढ़ी थी तो वहां पर जनाब ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड पर बनता था, जिसके नतीजे में ग्लूकोज 6 फास्फेट फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता था, और ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम होता था जो ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज में चेंज करता होता था। तो ये और किस प्रोसेस के नतीजे में बनता था? आपका ग्लूकोनियोजेंसिस के नतीजे में बनता था। ठीक हो गया? अब माशाल्लाह बहुत ज्यादा समझदार है जनाब। जब ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक हो गया, तो आप लोग सोचो, ग्लूकोज 6 फास्फेट अकामुलेट हो गया। जब ग्लूकोज 6 फास्फेट अकामुलेट हो गया तो आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होगा वो चलेगा ही नहीं। ठीक हो गया? और आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होगा वो भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया? तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी खत्म हो गई और आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी खत्म हो गई। ठीक हो गया? इससे दोनों इफेक्ट हुए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी इफेक्ट हुई और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इफेक्ट हुई। जब इससे दोनों इफेक्ट हुए तो आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या रहेगा? वो भी नहीं बन रहा, जिसके नतीजे में बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो कम हो गई। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम होगी तो इसकी वजह से क्या हुआ? हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। क्या हो रहा? आपका हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ठीक हो गया? अब दूसरी बात है, माशाल्लाह आप सबको बहुत अच्छे से पता है, कुदरत का निजाम ये है कि जब आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम रह जाती है तो आपके जो लिपर्स होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, आपके जो फैट होता है वो ग्लूकोज बनाता है। ठीक हो गया? तो जब आपका लिपर्स टूटकर आपका ग्लूकोज बनाएगा, या लिपर से जब लिपर्स टूटकर ग्लूकोज बनाए या ना बनाए, लेकिन लिपर से आपको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाती है। समझ आ रही है? जब लिपर से न्यूट्रिशन मिलेगी तो लिपर्स टूटेगा। समझ आ रही है? और जब लिपर्स टूटेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? ट्राइग्लिसराइड का लेवल है बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ गया, आपकी बॉडी के अंदर फैट का लेवल बढ़ गया। आपकी बॉडी के अंदर जब ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा, जब फैट का लेवल बढ़ा, तो इसने काज करवा दिया फैटी लीवर। क्या काज करवा दिया? फैटी लीवर। क्यों? क्योंकि भाई अब हमने लिपर्स को तोड़कर उससे खुराक लेनी है, ग्लूकोज तो हमको दे नहीं रही। ठीक हो गया? उसके बाद दूसरी तरफ देखें, इसके नतीजे में अल्लाह ताला का यह निजाम है कि दूसरी तरफ आप देख ले कि जो प्रोटीन होती है वो उधर से आप न्यूट्रिशन लेते होते हो। समझ आ रही है? तो जब प्रोटीन टूटती है, जब प्रोटीन टूटती है तो उसके नतीजे में जितना प्रोटीन टूटता है उसके नतीजे में जनाब आप लोगों का यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता होता है। समझ आ रही है? आपकी प्रोटीन किससे बनती है? अमाइनो एसिड से। समझ आ रही है? शाबाश, गौर करना है। अब देखें, आपकी प्यूरिन और पैरिमिडीन क्या होती है? अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब प्रोटीन टूट रही है, प्यूरिन और पैरामिडीन ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन हो रही है। जब प्यूरिन और पैरामिडीन ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन होती है तो उस वक्त आपके यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता होता है। और जब आपके यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से भाईजान आपका गाउट होगा। क्या होगा? आपका गाउट होगा। ठीक हो गया? और ये जो बंदा है, ऐसे बंदे में लैक्टिक एसिड का लेवल भी बड़ा होगा। जब लैक्टिक एसिड का लेवल बड़ा होगा तो इसको कहते हैं ब्लड लैक्टेट हाई होगा। क्या होगा? ब्लड लैक्टेट हाई होगा। ये सारा मैकेनिज्म आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा है मेरे ख्याल में। ठीक हो गया जी? अब आप लोगों को ये पता चल गया कि ये सारी चीजें जो है ये कहाँ जा रही हैं यार? ये लीवर के अंदर जा रही हैं। तो जब लीवर के अंदर अबनॉर्मेलिटी होगी कि नहीं होगी? सिंपल सी बात है, लीवर के अंदर अबनॉर्मेलिटी होगी। जब बड़ा होगा लीवर के तो अंदर फिर क्या होगा? अबनॉर्मेलिटी होगी तो लीवर क्या होगा? हिपैक्टोमीगैली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी हिपैटोमीगैली हो जाएगी। ठीक होगा जी? हिपैक्टोमीगैली हो गई। ठीक है? अब जैसे हिपैक्टोमीगैली हुई तो इसके साथ साथ अब देखें मसल्स जो है वो टूट रहा है। आप मसल से खुराक ले रहे हो। समझ आ रही है? यानी कि मसल से प्रोटीन निकल रही है, तो मसल का जो साइज होगा वो बढ़ेगा कि छोटा होगा? और भाई मसल का साइज छोटा होगा क्योंकि प्रोटीन टूट रही है, प्रोटीन से आपको न्यूट्रिशन मिल रही है, तो मसल का जो साइज होगा वो छोटा हो गया। अब देखें, ये था सारे का सारा वोन गिर की डिजीज। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है? देखिए, वोन गिर की डिजीज में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेटेज जो एंजाइम होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक होगा? जब ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज में चेंज ना हुआ, और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जब चेंज नहीं होगा तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता होता था ग्लाइकोजिनोलाइसिस में और ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी फेल हो गई, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी फेल हो गई। और इसका मतलब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज नहीं बन रहा तो ग्लूकोज कम हो गया। जब ग्लूकोज कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया होगा।
ठीक होगा। अब आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, तो अल्लाह ताला ने ये किया कि जनाब चलो ठीक है, आप लिपर से खुराक लिपर से एनर्जी ले लो, आप इस तरह करो कि प्रोटीन से एनर्जी लो। जब आप लिपर्स को तोड़ोगे तो लिपर से टूटेगा, तो उसकी वजह से डिस्लिपिडीमिया होगा, उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा, फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फैटी लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैटी लीवर हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम आते हैं, तो अब देखें प्रोटीन ने भी टूटना है, अब हमें प्रोटीन से भी एनर्जी लेनी है। जब प्रोटीन टूटेगी, अमाइनो से टूटा, जब अमाइनो से टूटा जनाब, आपकी प्यूरिन पैरिमिडीन सिंथेसिस टूटी, यानी कि आपकी ये कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? आर्जिन और लाइसिन, इनकी ब्रेकडाउन होगी। जब इनकी ब्रेकडाउन होगी, ये सारा क्या होता है? प्यूरिन पैरिमिडीन की जो ब्रेकडाउन होती है एक तरह की, वो क्या हो गई? वो जनाब आपके करवाती है, आपकी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती है। जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? गाउट होता है। और आपका ब्लड के अंदर लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि भाई मैंने आप लोगों को बताया था एक साइकिल का नाम था। अब वो साइकिल आप लोगों को याद होना चाहिए कि वो कौन सा साइकिल था। कोरी साइकिल। जी बिल्कुल शायद ऐसा ही होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखें, कोरी साइकिल जो होगा वो, उससे हम क्या करते थे? लैक्टिक एसिड, लैक्टेट से ग्लूकोज बनाते होते थे। लेकिन अब लैक्टेट से ग्लूकोज बन नहीं रही, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रही, तो लैक्टेट का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया। ठीक हो गया। अब लैक्टिक एसिड इकट्ठा होगा, ये सारी चीजें जब ब्लड के अंदर इकट्ठी होगी, और मसल जो है वो प्रोटीन टूट रही है, जब प्रोटीन टूट रही है तो मसल का जो साइज है वो छोटा रह जाएगा। ठीक होगा। ये सारे, और हिपैटोमीगैली होगी, क्या होगी? हिपैटोमीगैली होगी। अब इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है? ओ भाई, इसका सिंपल सी बात है, आप लोगों ने ये कहना है इसका ट्रीटमेंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज दो। अगर ग्लूकोज दोगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो जनाब आपके जो फैट भी नहीं टूटेगी, और उसके बाद आपके प्रोटीन भी नहीं टूटेगी। और जब फैट नहीं टूटेगी तो आपके ब्लड के अंदर जो लिपिड्स होंगे वो ज्यादा नहीं होगा, जब प्रोटीन नहीं टूटेगी तो आपका यूरिक एसिड का लेवल नहीं बढ़ेगा और गाउट नहीं होगा। ठीक होगा। तो ये थी सारी की सारी वोन गिर की डिजीज। ये डिजीज क्या थी? वोन गिर की डिजीज। और वोन गिर की डिजीज क्या होती है? इसको टाइप 1 भी कहते हैं, टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम होता है वो कहता है टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होता है। तो ये आपका सारे का सारा आप लोगों को पता। अब मुझे ये बताओ कि क्या आपका ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को लीवर इस टाइम रेगुलेट कर सकता होगा? जो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है, इसको जो लीवर इस वक्त जो है वो रेगुलेट कर सकता होगा? नहीं। तो आपने कहना कि रेगुलेट तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिंपल सिस्टम ही खराब होगा। ठीक है। अब हम आते हैं जनाब नेक्स्ट आपकी दूसरी डिजीज की तरफ। ठीक है। दूसरी जो डिजीज है, अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो हमने डिस्कस करना है जनाब आप लोगों की कोरी डिजीज। क्या डिजीज है? कोरी डिजीज। कि कोरी डिजीज क्या होता है? कोरी डिजीज। तो देखें, कोरी डिजीज का पंगा क्या होता है? कोरी डिजीज में ये है कि ये सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे कि वोन गिर की डिजीज होती है। वोन गिर की डिजीज में भी तो ग्लाइकोजन की डिपोजिशन होती थी ना, तो कोरी डिजीज में भी ऐसा होगा कि ग्लाइकोजन की फॉर्म की ही किसी की डिपोजिट होगी। वहां पर ग्लूकोज 6 फास्फेट की डिपोजिशन होती थी, ग्लूकोज 6 फास्फाटेज नहीं था। लेकिन यहां पर भी एंजाइम का पंगा होगा। यहां पर किस एंजाइम का पंगा होगा? यहां पर डी ब्रांचिंग एंजाइम का पंगा होगा। कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी? डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। ठीक होगा। कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी? डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। और ये कौन सी डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी? समझ आ रही है? आपके डी ब्रांचिंग एंजाइम कौन से हैं? आपको पता है कि आपके डी ब्रांचिंग एंजाइम में 1 अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम और 1 4 अल्फा डी ग्लूकोनोट्रांसफेरेज। समझ आ रही है? ये आपके क्या होते हैं? यानी कि डी ब्रांचिंग एंजाइम होते हैं। यानी कि 1 अल्फा मेनली ये होता है 1 अल्फा 4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, और दूसरा कौन सा होता है आपका? 1 6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ये आपका क्या होता है? एक तरह के इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक हो गया। अब देखें, जब इनकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि ये डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। और जो डी ब्रांचिंग एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपके दो डी ब्रांचिंग एंजाइम होते हैं। वो कौन से दो डी ब्रांचिंग एंजाइम होते हैं? एक होता है 4 अल्फा डी, समझ आ रही है? ग्लूकोनोट्रांसफीरेज। ग्लूकोनोट्रांसफीरेज एक ये होता है। दूसरा जो होता है उसका नाम होता है 1 अल्फा 6 ग्लूकोसाइडेज। ग्लूकोसाइडेज, ये दो एंजाइम होते हैं। ठीक है। अब देखें, नॉर्मल ये जो अगर एंजाइम काम करे तो क्या करते हैं? जब ये एंजाइम काम करे तो क्या करते हैं? ये फॉर एग्जांपल इस तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये इसी तरह मैं वैसे बना रहा हूं, वैसे आप लोगों को पता है, ये मैं पहले बना चुका हूं। ठीक है। ये फॉर एग्जांपल इस तरह है। ठीक है। ये इस तरह स्ट्रक्चर है। ये ग्लाइकोजन, ये फॉर एग्जांपल आप इस तरह समझे, ये जनाब इस तरह। आप लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छे से पता है कि 4 अल्फा ग्लूकोनोट्रांसफेरेज काम क्या करता था? वो ये काम करता था कि जनाब एक को छोड़कर बाकी सबको इधर ले आता था, इसके साथ लगा देता था।
ठीक हो गया। और 1,6 ग्लूकोसाइडेज क्या करता था, इसको तोड़ता था और क्या करता था, इधर ले आता था। ठीक हो गया। लेकिन जब डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, ये सारे का सारा इसी तरह कामुलेट हो जाएगा। क्या करेगा, ये इस फॉर्म में कामुलेट हो जाएगा। ठीक होगा। तो उसमें भी तो कामुलेशन हो रही थी। जब इस फॉर्म में कामुलेशन होगा तो क्या होगा, ये कोरी डिजीज जो होती है, आपने कहना है कि जनाब डी ब्रांचिंग एंजाइम है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो इंपेयर हुई, कौन सी इंपेयर हुई, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो क्या इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस भी काम खराब होता है? हाँ जी, ग्लूकोनियोजेनेसिस में डैमेज होती है? नहीं, इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस का भाई कोई तल्लक ही नहीं है। ग्लूकोनियोजेनेसिस वाले जो एंजाइम है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते होते हैं वो बिल्कुल ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस एंजाइम करवाता था ग्लूकोज 6 फास्फाटेज, अब वो तो इसमें ठीक है। यहाँ पर डी ब्रांचिंग एंजाइम का इशू है। तो लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में डी ब्रांचिंग एंजाइम काम नहीं करता। ग्लूकोनियोजेनेसिस डी ब्रांचिंग एंजाइम के बगैर ही चलता रहता है। तो इस वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक होती है लेकिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस खराब होती है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने ये बात किसकी तरफ, कोरी डिजीज की तरफ। तो आप लोगों को माशाल्लाह पता है कि जनाब ये कोरी डिजीज में क्या होता है कि डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, डी ब्रांचिंग एंजाइम की। अब हमने इसको थोड़ा सा कंपेयर करना है किसके साथ, हमने इसको कंपेयर करना है जनाब आपका वोन गिरकी डिजीज के साथ। इंशाल्लाह अभी आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इंशाल्लाह सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन सारा कुछ क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखें, मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि क्या ये कोरी डिजीज वोन गिरकी डिजीज से ज्यादा सीवियर होगी या कम सीवियर होगी। थोड़ा सोच के बताइएगा, मैं फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कैसे। हाँ जी, कम सीवियर होगी कैसे। उसकी रीजन ये होती है कि अब मैं एक तरफ लिख देता हूं वोन गिर की डिजीज, ये कौन सी आपकी वोन गिर की डिजीज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो हमारा काम बनता है कि उनको एक दूसरे के साथ रिलेट करके इसको डिफरेंशिएट करें और आपका प्रॉब्लम्स जो है सारा सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि वोन गिर की डिजीज में ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी नहीं हो रही थी प्लस ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं हो रही थी। ठीक होगा, ये दोनों चीजें नहीं हो रही थी। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं हो रही, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं हो रही, बाकी ग्लूकोनियोजेनेसिस तो ठीक है। ओके हो गया जी। वोन गिर की डिजीज में अब दूसरी तरफ आते हैं हम। वोन गिर की डिजीज में और क्या होता था और डी ब्रांचिंग एंजाइम में यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पर और ज्यादा देख लेते हैं। अब आप लोगों की जब ग्लूकोनियोजेनेसिस इंपेयर्ड होगी तो क्या लैक्टिक एसिड जो होगा उससे आपकी ग्लूकोज बन सकेगी? नहीं बन सकेगी। क्या कोरी साइकिल कंटिन्यू होगा? नहीं कंटिन्यू होगा। तो यहां पर तो लैक्टिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता था। ठीक होगा। लेकिन यहां पर तो यार ग्लूकोनियोजेनेसिस बिल्कुल ठीक है, लैक्टिक एसिड का होगा तो कोई नहीं, लैक्टिक एसिड जो होगा वो ग्लूकोज बनाएगा, लैक्टिक एसिड का होगा वो ग्लूकोज बनाएगा। ठीक हो गया। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस यहां पर ठीक है, तो यहां पर लैक्टिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा नहीं होगा, ये लेवल बिल्कुल मेंटेन होगा, ये लेवल बिल्कुल मेंटेन होगा, नॉर्मल आएगी फाइंडिंग्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसके अंदर जो फाइंडिंग्स आएंगी वो कौन सी आएंगी, इसके अंदर जो फाइंडिंग्स आएंगी वो ज्यादातर आती है लिमिट डेक्सट्रिन्स की। कौन सी आती है आपके, लिमिट डेक्सट्रिन्स की आती है। आपको पता होना चाहिए, एक मिनट यार, इसमें जो फाइंडिंग्स आती हैं वो कौन सी आती हैं आपकी, लिमिट डेक्सट्रीन्स की। अब ये लिमिट डेक्सट्रीन का क्या पंगा है, लिमिट डेक्सट्रीन का इस तरह पंगा है कि जो लिमिट डेक्सट्रीन की जो मैंने कहा कि फाइंडिंग्स आती हैं उनमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4, ठीक हो गया, 5 6 7 8 9, यानी कि ये वाला जो है इसके साथ ये वाला जो होता है इसको कहते हैं लिमिट डेक्सट्रीन, इसको कहते हैं लिमिट डेक्सट्रीन, ये वाला पॉइंट जो होता है इसको कहते होते हैं आपका लिमिट डेक्सट्रीन। मतलब कि आपका 4 रहे, आपकी फाइंडिंग्स क्या होनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो साइटोसोल के अंदर जो फाइंडिंग्स आती हैं वो कौन सी होती है आपकी, लिमिट एक्सटेंशन की आती है। तो ये तो सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार इसमें आपका जो मेन पंगा पड़ता होता है वो जनाब डी ब्रांचिंग एंजाइम का पड़ता होता है। इससे पहले आपका ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम ठीक है, ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम जो है वो ठीक है। और जब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता रहा था तब मैंने बताया था कि ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम की मदद से क्या होता है, लिमिट डेक्स्ट्रिन पैदा होता है। ये मैं बता चुका हूं, ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज की मदद से क्या होता है कि जब ब्रेकडाउन होती है तो उसकी प्रोडक्शन क्या होती है, लिमिट डेक्स्ट्रिन होती है। तो अब देखें यहां से आगे वाला साइकिल नहीं चल रहा, जब आगे यहां से आगे वाला साइकिल नहीं चल रहा तो यार डिपोजिशन तो इसी की होगी, समझ आ गई है? तो आपने बताना है कि इसकी डिपोजिशन हो जाएगी, ठीक है, लिमिट डेक्स्ट्रिन की डिपोजिशन हो जाएगी। ओके होगा जी। उसके बाद हम और आगे आते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर और क्या होगा, इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो माइल्ड होंगे, सिम्टम्स होंगे वो माइल्ड होंगे, इतने सीवियर इसके अंदर सिम्टम्स नहीं होंगे, इसके अंदर जो सिम्टम्स होंगे वो माइल्ड होंगे। ठीक होगा जी। और ये मतलब कि वोन गिर की सॉरी कोरी जो डिजीज है
इसमें ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स थे, इसके अलावा और ऐसा कोई पॉइंट जिसकी वजह से आप डिफरेंशिएट कर सको। ये मेन पॉइंट है, आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, ठीक है जी। कोरी डिजीज क्या होता है, आप लोगों ने कहना है कि जो कोरी डिजीज है ये मेनली आपकी इसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस इम्पेयर्ड होती है, डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होता, सिम्टम्स जो होते हैं, फाइंडिंग्स जो होती हैं वो जनाब वोरगिलगी डिजीज के साथ होती हैं, ठीक हो गया। और उसके साथ आप लोगों ने ये कहना है कि जनाब इसमें आप लोगों का एक लगा के मतलब कि ये ग्लाइकोजन जो होता है फास्फोराइलेज एंजाइम तो ठीक काम करता है, जिसकी वजह से लीवर डेक्स्ट्रिन जो होगा वो इकट्ठा हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का लेवल जो होता है वो इसमें कोरी डिजीज में नहीं बढ़ता होता। और ये जो होती हैं बिल्कुल ये कार्डियोमायोपैथी काज करवा सकती हैं। इसको याद करने का तरीका सी से कोडी, सी से कार्डियक, यानी कि ये कार्डियोमायोपैथी करती है। जब कार्डियोमायोपैथी होगी तो जनाब आपके हार्ट के जो मसल्स होंगे वो सही तरह नहीं कर सकेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कोरी डिजीज को, मेन पॉइंट। चलो अब मैं एक बार आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ कोरी डिजीज के अंदर क्या है आपके मेन पॉइंट, यानी कि मेन पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट कोरी डिजीज के ये देख लेते हैं। कोरी डिजीज मेन पॉइंट्स, इसकी तरफ आ जाते हैं जी। तो देखें जो कोरी डिजीज के मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। वो डी ब्रांचिंग एंजाइम कौन कौन से आपको पता है, अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज और 4 अल्फा ग्लूकोनो ट्रांसफीरेज, ये एंजाइम होता है। उसके बाद आपको पता हो लिमिट डेक्स्ट्रिन की कम्युलेशन होती है, लिमिट डेक्स्ट्रिन की कम्युलेशन होती है। उसके बाद आपको पता हो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंपेयर्ड होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंपेयर्ड होती है। उसके बाद आपको पता हो ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक होती है। उसके बाद आपको पता हो कि जनाब आप लोगों का मतलब कि एक तरह का लैक्टिक एसिड जो होता है वो नॉर्मल होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो नॉर्मल होता है। उसके बाद आप लोगों को पता हो कि जनाब आप लोगों का कार्डियक इशू होते हैं, कार्डियक इशू होता है। और उसके बाद आप लोगों को पता हो कि जनाब होता है हार्ट का मायोपैथी होती है, यानी कि कार्डियो मायोपैथी होती है। क्या होती है, कार्डियो मायोपैथी होती है। तो ये जो फाइंडिंग्स आएंगी वो क्या होगी आप लोगों की इसी के अंदर होगी, लिमिट डेक्स्ट्रिन इनटू साइटोसोल, ठीक है जी। ये आपका क्या होता है कोरी डिजीज को शो करता है। अच्छा जी ये हो गया जनाब आपका कोरी डिजीज। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या सीन है इसके बाद। अब हम आ जाते हैं जनाब, ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का एक तरह का मकार्डल डिजीज। मकार्डल डिजीज क्या होता है, और हाँ कोरी डिजीज को जो दूसरा नाम लिया जाता है उसको कहता है टाइप 3 कोलाजन ग्लाइकोजन डिपोजिट डिजीज। क्या कहते हैं, टाइप 3। टाइप 1 वाली कौन सी थी, वोन गिर की। टाइप 3 वाली कौन सी है आपकी, एक तरह की कोरी डिजीज, ठीक है। तो अभी हम आते हैं जनाब आपकी मिकार्डल डिजीज। ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट डिजीज है जी। जो मकार्डल डिजीज है ना ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं मकार्डल डिजीज में से। अब हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखें कि मकार्डल डिजीज का पंगा क्या होता है। देखें जी, अब ना जैसे ही ग्लाइकोजिन आपके लिवर के अंदर स्टोर होती है ना, ऐसे ही ग्लाइकोजिन जो होती है ना वो मसल के अंदर स्टोर होती है। किसके अंदर स्टोर होती है, आपके मसल के अंदर स्टोर होती है ग्लाइकोजिन। तो जो ग्लाइकोजिन मसल के अंदर स्टोर होती है ना, समझ आ रही है, इसको आपके कुछ एंजाइम होते हैं, ठीक हो गया। वो एंजाइम जो ग्लाइकोजिन जो मसल्स के अंदर होता है ना, वो जो तोड़ने वाला होता है ना वो एक तरह का प्रेजेंट नहीं होता, समझ आ रही है, जो आपके ग्लाइकोजिन को तोड़ रहा होता है। अब देखें फॉर एग्जांपल वहां पर कौन सा एंजाइम था, वहां पर जो एंजाइम था जो लीवर के अंदर था उसका नाम था ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज। क्या नाम था, ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज, ठीक हो गया, जो लीवर के अंदर था। ये मसल की बात हो रही है तो मसल के अंदर जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा मायोफास्फोराइलेज। क्या नाम होगा, मायोफास्फोराइलेज एंजाइम। ये एंजाइम की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि ये जो एंजाइम होता है वो ग्लाइकोजिन को तोड़ता है, ग्लाइकोजिन को तोड़ता है, जिसके नतीजे में ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में चेंज होती है। ग्लाइकोजन किस में होती है, ग्लूकोज में चेंज होती है, ठीक हो गया जी। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप लोगों का जो मायो फास्फोराइलेज एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब मायोफास्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्लाइकोजिन क्या ग्लूकोज में टूटेगा, नहीं टूटेगा। जब ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में नहीं टूटेगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा, ठीक हो गया। अब ग्लूकोज का लेवल कम रह गया, ओके, तो इसके नतीजे में आपके जो मसल्स होंगे, मसल्स यानी कि उसके अंदर जो प्रोटीन्स होंगी या मसल्स होंगे उनकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी, हो जाएगी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी। मतलब कि आप थोड़ी सी भी जब एक्सरसाइज करोगे, जब आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स की ब्रेकडाउन होगी। जब मसल्स की ब्रेकडाउन होगी तो उसके नतीजे में मसल्स किसके बने होते हैं, मायोग्लोबिन के। किसके बने होते हैं, आपके मायोग्लोबिन के, ठीक होगा। ये मायोग्लोबिन टूटती है,
ये जैसे मायोग्लोबिन टूटती है तो मायोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा ब्लड के अंदर आती है। जब ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड के अंदर आती है तो इसके नतीजे में ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन में आती है। जब ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन में आती है तो इसको कहते हैं मायोग्लोबिन यूरिया। क्या आता है? मायोग्लोबिन यूरिया। ठीक होगा जी, मायोग्लोबिन यूरिया। इसकी वजह से जो यूरिन होता है वो रेड यूरिन होता है। कौन सा यूरिन होता है? रेड कलर का यूरिन होता है। रेड कलर का यूरिन होता है। अब देखिए ये मायोग्लोबिन यूरिया काम क्या करता है। ये मायोग्लोबिन यूरिया जो होता है ये एक तरह का किडनी को डैमेज कर देता है। मायोग्लोबिन यूरिया जो होता है ये किडनी को डैमेज करता है। यानी कि जब आपके मसल्स की ब्रेकडाउन होती है ना, उस वक्त होता क्या है, आपके मसल्स की ब्रेकडाउन से आपका मायोग्लोबिन रिलीज होता है। ये मायोग्लोबिन ब्लड के अंदर बढ़ता है। जैसे ये मायोग्लोबिन ब्लड के अंदर बढ़ता है तो ये मायोग्लोबिन किडनी की तरफ आता है और ये किडनी को डैमेज कर देता है, रेनल फेलियर करता होता है। ये क्या करता है? आपका रेनल फेलियर करता होता है। आपने बताना कि ये जनाब आपका रेनल फेलियर करता है। ये क्या करता है? आपका रेनल फेलियर करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब आपका मसल टूटता होता है इस डिजीज को आपको रेब्डोमायोलाइसिस भी कहते होते हैं। क्या कहते हैं? आपका रेब्डोमायोलाइसिस। रेब्डोमायोलाइसिस भी कहते हैं जब आपका मसल टूटता है, इसको आप रेब्डोमायोलाइसिस भी कहते होते हो। और ये किस नतीजे में होता है भाईजान? ये इस नतीजे में होता है कि आप लोगों का मसल टूट रहा है। मसल कह रहा है टूट रहा है, और ये स्टर्नस एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकता है। स्टर्नस एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। अब देखें, किडनी को डैमेज किया और इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इंबैलेंस हो जाते हैं। जब आपके इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होंगे, सिंपल सी बात है, उस वजह से आपकी जो हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी होगी वो एबनॉर्मल हो जाएगी। जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी अब नॉर्मल हो जाएगी तो आपका जो रिदम होगा वो मेंटेन नहीं रहेगा। जब आपका हार्ट का रिदम मेंटेन नहीं रहेगा तो इसकी वजह से अरिदमिया होगा। क्या होगा? आपका अरिदमिया होगा। ओके जी, इसकी वजह से क्या होगा? आपका अरिदमिया हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं जी। इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कैसे है, इस बात को गौर कीजिएगा। वो पता क्या कहते हैं कि एक बंदा है, उसको जनाब पुलिस ने पकड़ा। वो चोर था। पुलिस ने उसको बहुत मारा। पुलिस ने उसको बहुत मारा। जब पुलिस उसको मारती है तो उसके फौरन यानी कि 2 से 3 घंटे के बाद उसकी डेथ हो जाती है। काज ऑफ डेथ क्या है आप सोचो। या फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो जनाब मतलब कि वो बंदा है, वो जनाब उसका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के साथ उसको काफी ज्यादा इंजरी होती है। जैसे उसको काफी ज्यादा इंजरी होती है तो उसके बाद उसका जो यूरिन का कलर है वो रेड होता है। और उसके बाद जनाब यूरिन का कलर रेड हुआ और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो काज ऑफ डेथ क्या है? ओ भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की छतरोल होती हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा करते हैं पुलिस वाले, कि अगर वो किसी भी चोर को पकड़ के उसकी जब छतरोल करते हैं और उसके बाद उसकी जो डेथ होती है, उसमें मसला ये होता है कि जो उसके जो मसल्स की ब्रेकडाउन होती है, जब उसके मसल्स की ब्रेकडाउन होती है तो उसके बाद उसका मायोग्लोबिन जो होता है वो रिलीज होता है। जब मायोग्लोबिन रिलीज होगा तो ये मायोग्लोबिन जो होता है ये ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। जब मायोग्लोबिन ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो यही मायोग्लोबिन किडनी को डैमेज करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा? रेनल फेलियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेनल फेलियर हो जाएगा। ठीक हो गया। और जिसकी वजह से होगा आपका रेड यूरिन। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रेब्डोमायोलाइसिस। जब मसल्स की ब्रेकडाउन होगी उसे कहते हैं रेब्डोमायोलाइसिस। ठीक है जी। ये सारे का सारा था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आता है। ठीक है जी। और इसमें आपका लेवल किसका बड़ा होता है? हाँ जी, इसमें लेवल किसका बड़ा होता है? अमोनिया का लेवल बड़ा होता है। किसका लेवल बढ़ता है? आपका अमोनिया का लेवल बढ़ता है। ये एमसीक्यूज आता होता है। रेप्डो यानी कि सॉरी, मिकार्डल डिजीज में किसका लेवल बढ़ता है? आपने बताना है अमोनिया का लेवल बढ़ता होता है। ठीक है। अब देखें, अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं, मतलब कि इसको फीचर्स देख लेते हैं। ये था आपका पूरे का पूरा मिकार्डल डिजीज। इसमें से कोई क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी हम इसके जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं कि मिकार्डल डिजीज के क्या क्या फीचर है। ठीक है, मिकार्डल डिजीज के क्या क्या फीचर्स है। अभी हम देखते हैं मिकार्डल डिजीज के बारे में जी। मिकार्डल डिजीज जो मेन पॉइंट है, आपने बताना है कि जो मिकार्डल डिजीज होती है उसमें क्या होता है कि ये आपकी मसल के अंदर होती है। मसल्स के अंदर होती है। आपने बताना है कि मायोफास्फोराइलेज एंजाइम होता है। मायोफास्फोराइलेज एंजाइम, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक हो गया जी। आपने बताना है कि ग्लाइकोजन जो होती है इसके नतीजे में ग्लूकोज में चेंज नहीं होती। जब ग्लूकोज में चेंज नहीं होती तो क्या होता है? आपने बताना है कि उसके नतीजे में मसल्स जो होते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है। मसल ब्रेकडाउन, जब मसल टूटेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है? मायोग्लोबिन पैदा होता है। मायोग्लोबिन पैदा होता है। जब मायोग्लोबिन टूटता है, पैदा होता है, तो मायोग्लोबिन जो होता है वो जनाब आपके आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है और ये यूरिन के अंदर ज्यादा आता है। जब ये यूरिन के अंदर आएगा तो उसको कहते हैं मायोग्लोबिन यूरिया। क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन यूरिया। और इसकी वजह से कलर होता है यूरिन का, वो रेड कलर होता है।
ठीक हो गया। और इसी तरह की कंडीशन होती है रेब्डोमायोलाइसिस में, सेम टू सेम इसी तरह की कंडीशन। अब देखो रेब्डोमायोलाइसिस क्या होता है। रेब्डोमायोलाइसिस होता है ब्रेकडाउन ऑफ द मसल्स। जब मसल्स की ब्रेकडाउन होगी तो क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स। जब ब्रेकडाउन मसल्स की होगी तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है आप लोगों का मतलब के मायोग्लोबिन रिलीज होगा। ये जो मायोग्लोबिन रिलीज होता है ये कहाँ जाता है, किडनी की तरफ। किडनी की तरफ जाकर क्या करता है, रेनल फेलियर। क्या करता है, रेनल फेलियर। और क्या करता है, रेड यूरिन। एक ये बात होगी। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि ये स्टर्नस एक्सरसाइज की वजह से होता है। क्या होता है, स्टर्नस एक्सरसाइज की वजह से। क्यों भाई, जब एक्सरसाइज चाहिए होती है तो आपको बॉडी की जो खुराक होती है वो ग्लूकोज होती है, लेकिन ग्लाइकोजन तो चेंज हो नहीं रही। तो इसकी वजह से क्या होगा, मायोग्लोबिन पैदा होगी। मायोग्लोबिन पैदा होगी तो क्या होगा, मायोग्लोबिन यूरिया होगा। और इसकी वजह से जब मायोग्लोबिन बढ़ेगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अरिदमिया होगा। हार्ट का रिदम जो होगा वो चेंज हो जाएगा, मेंटेन नहीं होगा, अरिदमिया हो गया। ठीक होगा। और इसमें आप लोगों ने बताना है कि अमोनिया जो होगा वो लेवल बढ़ जाएगा। अमोनिया का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने अब आपने जो ये बताना है कि ये मुकम्मल तौर पर जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो मेंटेन होगा या नहीं होगा, शाबाश। उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा, उसके ऊपर नॉर्मल इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो ज्यादा मेंटेन ही रहता है, उसके ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये था सारे का सारा आपका मायोकार्डियल डिजीज के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपकी डिजीज को डिस्कस करते हैं, जो आपकी है एक तरह की पोम्पे डिजीज। ठीक है, पोम्पे डिजीज क्या होती है अभी हम उसको देख लेते हैं जी। पोम्पे डिजीज, पोम्पे डिजीज क्या है जी। तो देखें जी पोम्पे डिजीज क्या है। ठीक हो गया। अब पोम्पे से मतलब क्या, पंप। पंप कौन करता है, आपका हार्ट करता है। आपका हार्ट पंप करता है ना, तो आपने कहा पोम्पे से क्या मतलब आपका हार्ट। तो हार्ट क्या करता है, पंप करता है। तो ये जो डिजीज होती है वो आपके हार्ट के अंदर होती है। कहाँ होती है, आपके हार्ट के अंदर होती है। सिंपल आप ये समझ लें कि ये डिजीज कहाँ होती है, आपके हार्ट के अंदर होती है। ठीक है, हार्ट की बात हो रही है। देखें बेसिकली ना, अल्लाह ताला का ये निजाम है कि आपका जो हार्ट होता है ना, वहां पर आपके लाइसोसोमल इंजाइम होते हैं। कौन से इंजाइम होते हैं, लाइसोसोमल इंजाइम होते हैं। ये लाइसोसोमल जो इंजाइम होते हैं ना, उसको कहते हैं लाइसोसोमल। मतलब कि वो इंजाइम जो कि 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इंजाइम होते हैं। कहते हैं 1,4 अल्फा ग्लूकोसाइडेज इंजाइम, ग्लूकोसाइडेज इंजाइम। और ग्लूकोसाइडेज इंजाइम क्या करते थे, ये जो इसी तरह लीनियर स्टेज में जो होते थे, इस तरह जो होते थे ग्लूकोज के साथ, ये इनको तोड़ते थे। ठीक है, ऐसे ही है। तो अब क्या होगा कि यार, ये आप लोगों के इसके साथ आपका क्या होते हैं, आपके हार्ट के अंदर 1,6 ग्लूकोसाइड साइडेज होते हैं। 1,6 ग्लूकोसाइडेज इंजाइम होते हैं जो इसको तोड़ रहे होते हैं। समझ आ रही है। 1,6 का काम क्या होता था कि जनाब इसके साथ जो होती है 6, इसको तोड़ना 1,6 का काम होता था। और जो इन सबको तोड़ता था उसका वो कौन सा था, 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ठीक है। अब किसी ना किसी तरह हार्ट के अंदर इन एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। हार्ट के अंदर इन एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। जब हार्ट के अंदर इन एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो जो फाइंडिंग्स होगी वो ऐसी नहीं होगी जैसे ये अभी इस तरह की। ठीक हो क्या, मतलब है कि ये फाइंडिंग्स कौन सी होगी, ये जो इसको तोड़ते थे वो तो टूटेगी नहीं, और ऊपर से जो ये वाला 1,6 ग्लूकोसाइडेज तोड़ता था वो भी नहीं टूटेगा। तो जो फाइंडिंग्स होगी वो क्या होगी, इस तरह होगी। ठीक हो गया। जब फाइंडिंग्स इस तरह होगी तो क्या होगा कि ये हार्ट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी। जब हार्ट के मसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे तो हार्ट का जो साइज हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। समझ आ रही है। जब हार्ट का साइज बढ़ जाएगा तो हार्ट से जो ब्लड होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो हार्ट की हाइपरट्रॉफी और हो जाएगी, और ज्यादा साइज बढ़ेगा। ठीक हो गया। तो ये जो बंदे होते हैं इनको जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान तो ब्लड बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और जब पहले हार्ट के जो मसल्स हैं वो वीक हो चुके हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ब्लड सप्लाई नहीं करते, जब एक्सरसाइज करेगा उसको ब्लड ही नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, डेथ हो जाती है। इनकी वजह से जल्दी डेथ होती है इसकी। तो क्या होगा, मतलब फीचर्स क्या होंगे पोम्पे डिजीज के। तो आप लोगों ने बताना कार्डियोमेगैली हो जाएगी। क्यों कार्डियोमेगैली हो जाएगी भाई जान, कार्डियोमेगैली इसी वजह से होगी कि ये जो नमूने हैं ये इसके अंदर हार्ट के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, कार्डियोमेगैली हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, जहां पर सिर्फ हार्ट का तल्लक हो, कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। वो कौन सी है, पोम्पे डिजीज। ठीक है। इसके बाद आपका एक्सरसाइज इनटॉलरेंस, एक्सरसाइज इनटॉलरेंस। उसके बाद आप लोगों का उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि जनाब सिंपल सी बात होती है, वो क्या होती है, आपकी डेथ हो जाती है। डेथ हो सकती है, अर्ली डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब कि इसके अंदर अर्ली तो डेथ दूसरे होने के नंबर पे चांसेस कौन ज्यादा। सा पार्ट है? हाइपोटोनिया भी होता है इसके अंदर।
ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं आपके, ये सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं वो जनाब आपके इसके अंदर होते हैं। ठीक है। इसके अंदर आप सर ये भी दूसरे क्या, नंबर पे कौन सा पॉइंट है सर, दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पर क्या नाम है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी दूसरे नंबर पर ये लिखा हुआ है जी। ठीक है। अब देखें ये सारे फीचर्स होते हैं और इसके साथ हाइपरटोनिया भी हो सकता है, यानी कि जो हार्ट के जो मसल्स की जो टोन है वो कम हो जाती है, हाइपोटोनिया हो जाता है, ये फीचर्स मिलते हैं। सिंपल सी बात है, जब हार्ट का पंगा होगा तो कौन सी डिजीज होगी, पंपे डिजीज होगी। हार्ट का जहां पर सिर्फ हार्ट का इशू होगा वो कौन सी डिजीज है आपकी, पोम्पे डिजीज है। ठीक है। और कोरी डिजीज क्या थी, वो इसके साथ मिलती जुलती थी, लेकिन उसमें क्या था, उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही थी, उसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं थी। समझ आ रही है। उसमें जनाब आप लोगों का और क्या था, उसमें जनाब आपका लिमिडेक्सिन था, उसमें लैक्टेट का लेवल नॉर्मल था। समझ आ रही है। उसके बाद जनाब आप लोगों को पता होना चाहिए उसमें कार्डियोमायोपैथी होती थी, लेकिन इसके अलावा वो वोन गिरकी डिजीज के साथ उसका तल्लक था। समझ आ रही है। उसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंपेयर्ड थी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 1 अल्फा 4 ग्लूकोसाइडेज और 1 6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, इन दोनों की कमी है, जिसकी वजह से जनाब आपकी ये फाइंडिंग्स आती है। लिमिडेक्सिन नहीं है ये, बल्कि और है। समझ आ रही है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। ये हो गया जनाब आपका पोम्पे डिजीज। पोम्पे डिजीज के बाद अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो आपका हार्ट डिजीज। कौन सी डिजीज है, हार्ट डिजीज। बस ये छोटा सा रह गया, आपको टेंशन ही लेनी। हार्ट डिजीज, ये हार्ट डिजीज क्या होती है, देखिए जी, जो हार्ट डिजीज होती है, समझ आ रही है, ये जो आपके लीवर के अंदर, अगर आपके लीवर के अंदर एक तरह के ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज की कमी हो जाए तो उसको कहते हैं हार्ट डिजीज। क्या कहते हैं, हार्ट डिजीज कहते होते हैं। मतलब कि अगर आपके लीवर के अंदर ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज डेफिशिएंसी, राइलेज डेफिशिएंसी इन लीवर। अगर लीवर के अंदर हो जाएगी तो इसको क्या कहते हैं आपका हार्ट डिजीज, इसको कहते हैं आपका हार्ट डिजीज। यानी कि ये का आपका होगा हार्ट होगा। हार्ट से क्या हेपेटिक, क्या होगा आपका हिपैटिक हो गया। ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज की डेफिशिएंसी अगर मसल के अंदर होगी तो कौन सी डिजीज होगी, शाबाश, कौन सी डिजीज होगी, मकार्डल डिजीज। जब फास्फोराइलेज की डेफिशिएंसी मसल के अंदर होगी तो कौन सी होगी आपकी, मकार्डल डिजीज। ये कौन सा था, मायोफास्फोराइलेज। ठीक है। लेकिन ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज क्या लीवर के अंदर, तो उस वक्त कौन सी होगी आपकी, हार्ट डिजीज, उसको कहते हैं आपका हार्ट डिजीज होगी। और ये हार्ट डिजीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। हार्ट डिजीज, अब हार्ट डिजीज के अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात, आप थोड़ा सा यार आप लोगों ने माइंड में रखना है। जब ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम ही नहीं है यार, तो मुझे बताओ कि क्या ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में चेंज होगा, ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में चेंज होगा, ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में चेंज होगा। सिंपल सी बात है, ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा। क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्या होगा आपका, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। सिंपल वन फीचर्स। उसके बाद क्या होगा, हिपैक्टोमीगैली होगी भाईजान, ये सारा साल हार्ट के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर हिपैक्टोमीगैली हो गया, हाइपोटोनिया हो गया। क्या होता है आपका, हाइपोटोनिया हो गया। और उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लीवर सिरोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। ये लीवर को मुकम्मल तौर पर डैमेज करता है, लीवर डैमेज। हार्ट डिजीज में क्या होता है, लीवर का इसका ये इश्यू होता है। ठीक है। इसको कहते हैं हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज आपको पता होना चाहिए क्या करती है। हार्ट डिजीज में जनाब आपके बेसिकली हिपैटिक जो होता है, ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है, नंबर 1। उसके बाद इसमें जो होता है, ये जो ग्लाइकोजिन होता है वो अंदर ही डिपोजिट होता जाता है लीवर के अंदर, हिपैटोमीगैली हो जाती है, नंबर 2। इसकी वजह से जनाब आपका लीवर सिरोसिस होता है, नंबर 3। और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया के बाद क्या हो सकती है, इसकी डेथ हो सकती है। ठीक है। ये आपको फीचर्स का पता होना चाहिए। इसको कहते होते हैं हार्ट डिजीज, इसको कहते हैं आपका हार्ट डिजीज कहते होते हैं। ठीक है। अब और कोई पॉइंट जो आपके माइंड में हो, शाबाश, कोई और पॉइंट। ओके जी। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अगर क्लियर हो गया तो। अब एक छोटी सी और डिजीज जिसका नाम है एंडरसन डिजीज। क्या नाम है, एंडरसन डिजीज, एंडरसन डिजीज। ये एंडरसन डिजीज का क्या होता है, इसमें आपके ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ब्रांचिंग एंजाइम की, किसकी डेफिशिएंसी होती है, आपके ब्रांचिंग एंजाइम की। देखें इसकी मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने, कैसे, इसमें जो फीचर्स होंगे ना वो ये वाले होंगे, एक मिनट। इसमें जो सेल के अंदर जो डिपॉजिट है वो लीनियर होगी। ये डी ब्रांचिंग नहीं है, ये ब्रांचिंग है। डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता था, कि ये जो इस तरह ब्रांच बनती थी उसको तोड़ता था, डी ब्रांच।
समझ रही, ये ब्रांच को तोड़ेगा। लेकिन ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है, ये लीनियर को तोड़ रहा होता है एक तरह का। ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब ये ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सेल के अंदर जो डिपोजिशन होगी वो इस तरह की होगी, इस तरह लीनियर डिपोजिशन होगी, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा कि जो एंडरसन डिजीज में क्या होगा, मुकम्मल तौर पर आप लोगों का एक तरह का ये जब डिपॉजिट होगी, इसमें भी हिपैटोमेगाली होगी, इसमें भी क्या होगा आपका हिपैटोमेगाली होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसमें भी आप लोगों का लिवर सिरोसिस होगी, इसमें भी आपका हाइपोग्लाइसीमिया होगा, क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और इसमें भी आपका हाइपोटोनिया होगा और डेथ हो जाएगी, हाइपोटोनिया और डेथ हो जाएगी। और इसको डिजीज को कहते हैं आपका एंडरसन डिजीज। क्या कहते थे आपका, एंडरसन डिजीज, ठीक है। एंडरसन डिजीज हो गया, ये सारी डिजीजेज होगी। ये थी जनाब आपकी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। इनमें से किसी में से आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस में से ये था आपका सारी की सारी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल 4 से 5 मिनट के अंदर अगर हम इन सबको डिफरेंशिएट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी तो देखना है कि भाई एमसीक्यूज अगर आए तो हम कैसे टिक करें कि ये आंसर है। तो देखें जिस तरह हम एमसीक्यूज देखते हैं, ब्रांचिंग एंजाइम आप कह सकते हो 1,1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो होते हैं, 1 अल्फा 4 जो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम होते हैं, आप उनको ब्रांचिंग एंजाइम के तौर पर ले सकते हो, ठीक है। 1,4 जो होते हैं ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, उनको ब्रांचिंग एंजाइम के तौर पर ले सकते हो। अब देखें फॉर एग्जाम्पल, जब आप वोन गिरकी की बात करोगे तो कौन से एमसीक्यूज में आएंगे पॉइंट, वोन गिरकी की बात जब करोगे, और वोन गिरकी को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये जनाब जब वोन गिरकी की हम बात करेंगे तो आपका जो एंजाइम होगा जिसकी डेफिशिएंसी होगी वो कौन सा होगा, ग्लूकोज 6 फास्फाटेस। कौन सा, ग्लूकोज 6 फास्फाटेस। जब वोन गिरकी की बात होगी तो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों ही इंपेयर्ड होगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों ही इंपेयर्ड होगी। जब वोन गिरकी की बात करेंगे तो ग्लूकोज का लेवल कम होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा हाइपोग्लाइसीमिया होगा। जब वोन गिरकी की बात करेंगे तो जनाब आपका लैक्टेट का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक होगा। ऐसे फीचर्स, और यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड और लिपिड्स का लेवल बढ़ा हुआ है, ऐसा जो फीचर्स के साथ जो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा होगा आपका, आपका वोन गिरकी का आंसर होगा। मतलब वो कहते हैं कि जनाब एक बंदा है, उसका लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, उसका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। अब मुझे ये बता दो किसी और जगह पर आपने लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ पढ़ा है? किसी और जगह पर लिपिड्स का लेवल बढ़ा हुआ आपने पढ़ा है? किसी और जगह पर आपने गाउट पढ़ा है? हाँ जी, ये डिफरेंशियल पॉइंट है जिसकी वजह से आप देख सकते हो। किसी और जगह पर आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस इंपेयर्ड पढ़ा है? नहीं पढ़ा भाईजान, ये चीजें हमने पढ़ी नहीं है, तो इस वजह से क्या है ये वाला। पॉम्पे डिजीज में क्या होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वॉन गिर की डिजीज देख लिया, चलो कोरी डिजीज देख ले। कोरी डिजीज में क्या होगा, कोरी डिजीज में आपको सिंपल सा पता है कि यहाँ पर जनाब आपका लिमिट डेक्स्ट्रिन इकट्ठा होगा। कौन सा लिमिट, डेक्स्ट्रिन डिपॉजिट होगा। इसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, कौन से एंजाइम की, डी ब्रांचिंग। इसमें जनाब आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंपेयर्ड होगी, क्या होगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसमें जनाब ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक होगी, ठीक होगा। तो अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि हमने जनाब लिमिट डेक्स्ट्रिन किसी जगह पर पढ़ा है? इसमें लैक्टेट है ही नहीं, इसमें यूरिक एसिड है ही नहीं, ठीक होगा। इसमें लिमिट डेक्स्ट्रीन है, ओके। और इसमें जनाब क्या है आप लोगों का एक तरह का मतलब कि डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी है। और इसमें क्या होगा, हार्ट का इश्यू होगा, इसका तल्लक ही हार्ट का है। इसमें लिवर का ना लिवर सिरोसिस हो रहा है, इसमें ना हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, इसमें ना लैक्टेट आ रहा है, इसमें ना यूरिक एसिड आ रहा है, ठीक होगा। ये सारे फीचर्स ही नहीं है। जब ये सारे फीचर नहीं, फीचर ये है, जब फीचर ये है तो डिजीज कौन सी होगी, कोरी डिजीज, ओके होगा जी। डिजीज कौन सी होगी आपकी, कोरी डिजीज होगी। अब हम आगे आते हैं जी, आगे कौन सा पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करने वाला है वो आप देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, आगे देख लें जी। उसके बाद आ जाती है आपकी पोम्पे। पोम्पे का तल्ले की हार्ट के साथ है, किसी के साथ नहीं है, सिर्फ हार्ट, सिर्फ हार्ट के साथ। कैसे, क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम जो होते हैं 1 अल्फा 4 ग्लूकोसाइडेज और 1 6 ग्लूकोसाइडेज, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भाई जो डिपॉजिट होगी वो ग्लाइकोजन डिपॉजिट हो जाएगी। जब ग्लाइकोजन डिपॉजिट हो जाएगी तो उसकी वजह से कार्डियोमेगाली हो जाएगी। हमने किसी जगह पर कार्डियोमेगाली पढ़ा है, और हमने किसी जगह पर जनाब कार्डियोमेगाली ये हो गया। और यहाँ पर जनाब हमने क्या देखा कि एक्सरसाइज के साथ किसी जगह पर बंदे ने, हमने पढ़ा कि इसकी डेथ हो जाएगी, एक्सरसाइज के बाद डेथ होना। हाँ जी, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हमने किसी जगह पर पढ़ा है? नहीं पढ़ा, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि जनाब इसमें जनाब जो होगा हाइपोटोनिया हमने पढ़ा है, लेकिन हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ये सारे फीचर्स किसके हैं, ये पोम्पे डिजीज के। पोम्पे डिजीज क्लियर भाईजान, ये वाला हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं मकार्डल डिजीज। मकार्डल डिजीज में क्या होता है, कौन सी है मकार्डल डिजीज।
तो मियोकार्डियल डिजीज में क्या होता है, देखें, हमने मियोकार्डियल डिजीज में, ये मसल की बात है, मसल की बात हमने किसी और जगह पर पढ़ी थी, हमने सिर्फ इधर पढ़ी है। हमने मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ाया था किसी और डिजीज में, नहीं बढ़ाया था। हमने मायोग्लोबिन यूरिया किया था किसी डिजीज में, नहीं किया था। हमने रेड यूरिन किया था किसी डिजीज में, नहीं किया था। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने अमोनिया का लेवल बढ़ाया किसी जगह, भाई तल्लक ही नहीं है अमोनिया का किसी और जगह पर। ठीक हो गया। उसके बाद हमने रेनल फेलियर किसी जगह पर किया, लेकिन यहाँ पर तो रेनल फेलियर होगा। हमने रेब्डोमायोलाइसिस किसी जगह पर पढ़ा, लेकिन यहाँ पर तो रेब्डोमायोलाइसिस आ रहा है। ठीक होगा। ये डिफरेंशियल पॉइंट बता रहा हूं जो एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। ये बात लिख लें, या इधर से ये एमसीक्यूज इंशाल्लाह आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ये मेन डिफरेंशियल पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। यहां पर क्या होगा, रिदमिया, रिदमिया यहां पर पढ़ा है, लेकिन दूसरी जगह पर हमने हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी पढ़ा है। उसके बाद जनाब कार्डियोमेगैली पढ़ा, लेकिन रिदमिया यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से मियोकार्डियल डिजीज हो गया भाईजान। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी डिजीज है। ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों के सारे कंसेप्ट होते जाएंगे। उसके बाद हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज में क्या है कि आप लोगों का ये जनाब ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, अब लीवर के अंदर है। तो जब ये लीवर के अंदर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिपैक्टोमेगैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा। समझ आ रही है, सिरोसिस आपने पढ़ना है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और डेथ हो जाएगा। और ये एमसीक्यूज बहुत कम आता है, ये एमसीक्यूज बहुत कम आता है हार्ट डिजीज वाला। ठीक है। हार्ट के साथ अगर पूछेंगे भी तो वो क्या बताएंगे कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का पूछ लेंगे कि इस डिजीज में किस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, आपने बताना ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज की। ठीक है। तो मतलब इसके ज्यादा और इसका इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। एंडरसन डिजीज आ गई जनाब। एंडरसन डिजीज का क्या पंगा है, एंडरसन डिजीज में आप लोगों ने बताना है कि भाई जान है, इसमें तो आपका ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। और ब्रांचिंग एंजाइम कौन से है, 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, यानी कि जो इसको तोड़ते हैं, इसको जो इसको तोड़ के ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज करते हैं, इसकी कमी हो गई तो ये डिपॉजिट हो गया। ये हमने किसी और जगह पर नहीं पढ़ा, सिर्फ इधर पढ़ा है। समझ आ रही है। हिपैटोमेगैली हमने पढ़ा है। ठीक है। हिपैटोमेगैली हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जनाब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, हमने पढ़ा कि जनाब हाइपोटोनिया हो जाता है, हाइपोटोनिया। तो ये जनाब आपकी सारे के सारे दूसरे, यहाँ पर अगर एंडरसन और हर डिजीज में अगर तल्लक आएगा तो ये लाजमी 1,4 ग्लूकोसाइडेज या ब्रांचिंग एंजाइम का पूछा जाएगा, और इसके साथ लाजमी ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का पूछा जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल पॉइंट यही है जो ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकागॉन, इंसुलिन कैसे करते होते हैं, और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। ये आप लोगों को आना चाहिए जी। एंडरसन में डेथ हो सकती है, एंडरसन में डेथ हो सकती है, एंडरसन में भी डेथ हो सकती है। ठीक है जी।